Assalamualaikum everyone. I hope you can hear me loud and clear right now. Just let me verify if everything is right, if everything is good, if I'm audible, if my video is good, and if you have joined in good quantity, फिर हम इंशाल्लाह start करते हैं. Hmm. Everything looks good so far. Hmm. अच्छा जी. चलें जी. आई थिंक यू गाइज हैव गैदर्ड इन गुड क्वांटिटी और मैं ऑडिबल भी हूँ और सब कुछ सही है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे इन वाले सेशंस का, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन करनी थी इंग्लिश के टेस्ट्स की, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. एनीवन कैन सॉल्व देम. Anyone is free to join the discussion as well, and the reason of keeping all of this free was that we really wish कि हम जो भी काम कर रहे हैं near peer पे, that is not limited to the students who are enrolled with us, so that we can actually make it reach out to everyone out there who's preparing for MCAT. Because जाहिर सी बात है, हमें इस चीज़ का कोई ज़्यादा ख़ास मज़ा नहीं आता कि हमारे जितने भी हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है, हमारी टीम बैठती है, हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बस लिमिटेड रहे हैं ख़ास महदूद आवाम के लिए. वी रियली वांट कि हर बंदा उनसे फ़ायदा उठा रहा हो. सबसे पहले ये बात हो गई जी. अच्छा जी, दूसरी बात ये हो गई कि ये जो टेस्ट है आज हम डिस्कस करेंगे. 3 डिफरेंट टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व किए हैं फास्ट में. एक्सट्रीमली सॉरी कि हम इन टेस्ट को इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं था डिस्कस करने का. मैं यही चाहता था कि क्योंकि इंग्लिश जो है वो रिलेटिवली एक छोटा पोर्शन होता है, तो मैं यही चाहता था कि हमारे पास जो एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जमा हो जाएं और हम देखें कि उनमें से कौन सी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है, कौन सी चीज़ें अभी भी आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, तो हम उस तरह से चीज़ों को कवर करें. और माशाल्लाह से मैं ये भी देख रहा हूँ इस टाइम पे ट्रेंड कि आप लोग ओवर द टाइम अब इम्प्रूव करते जा रहे हैं. स्टार्ट में जो गलतियाँ करते थे अब वो नहीं कर रहे. पहले अगर आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिए जाते थे और एवरेज अगर 10 बनती थी, तो अब एवरेज 15-16 के अराउंड बन रही होती है, विच इज़ वेरी गुड. पहले अगर 20 मार्क्स का अगर आपको MCQ दिया जाता तो उसमें से अगर मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करता था, तो अब जो है 4 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे पास नहीं होते डिस्कस करने को. तो अब क्योंकि आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं एंड वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टेस्ट जो आपके कंडक्ट हो चुके हैं, तो अगर हम 4-4-4 तीनों में से अगर क्वेश्चन निकालें तो 12 क्वेश्चन बनते हैं. लेकिन हम फिर भी इस बार जो है ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो डैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें. ठीक है जी. एक तो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी ये मैंने फीडबैक दे दिया. उसके अलावा अच्छा जी, आप कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है. लेट मी जस्ट चेक कि आवाज़ किस तरह की आ रही है. शायद सही कह रहे हैं आप जी. बिल्कुल आवाज़ थोड़ी सी कम है. इसकी रीज़न देखते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड जी. आवाज़ को ज़रा जल्दी से देख लेते हैं. हेलो टेस्टिंग 1 2 3. हेलो टेस्टिंग 1 2 3. आई होप कि अब आपको आवाज़ मेरी बिल्कुल सही आएगी. लेट्स जस्ट सी. अच्छा, अभी इसके बाद भी अगर आपको आवाज़ कम आए तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, फिर हम कुछ ना कुछ और हल निकालेंगे इसका. ठीक है जी. अभी जो है मेरी यही कोशिश थी कि आवाज़ जो है आप लोगों को ज़्यादा आ जाए. ठीक है जी. तो मुझे आप जो है कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आवाज़ जो है सही आ रही है कि नहीं आ रही. ठीक है. चलें.
एज्यूमिंग की आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, मैं आगे चलता हूँ। आपने प्लीज़ मुझे, मैं कमेंट्स को साथ साथ देखता रहूँगा, मुझे आप बता दीजिएगा कि आवाज़ जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। चले मैं आगे चलता हूँ जी, आगे की थोड़ी डिस्कशन के ऊपर। अच्छा जी, अब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के एम कैट एग्ज़ाम्स जो करीब आ रहे हैं, और बहुत सारी कन्फ्यूजन भी मार्केट के अंदर क्रिएट हुई थी। आप लोगों ने देखा है ये नम्स का सिलेबस आ रहा है और कभी सिलेबस आ ही नहीं रहा, और फिर उसके बाद अब जब सिलेबस आ गया तब एक नई कहानी स्टार्ट हो गई है आप लोगों की लीग के अंदर, जिसके अंदर आप लोग प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं और आप लोग आवाज़ उठाना चाह रहे हैं उस सब जुल्म के अगेंस्ट जो आप लोगों के साथ हो रहा है। ऐसे ही है, राइट? एज्यूमिंग की आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, मुझे आप लोग जो है फीडबैक दें जी आवाज़ की। अच्छा जी, तो अब बात हो रही थी कि आप लोगों ने जो बात की है कि जो आवाज़ उठानी है और जो प्रोटेस्ट करना है, और मेरे ख्याल से अपकमिंग फ्यू डेज़ में या मंडे को शायद आप लोग प्रेस क्लब जाने की बात कर रहे हैं और वहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रोटेस्ट करना ना करना वो आप लोगों का जमहूरी हक है। डेफिनेटली यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर ईच एंड एवरी वन हैज़ द फ्रीडम ऑफ expression, freedom of speech, so you can definitely go, raise your voice, raise your concerns, register your protest, and see if the authorities actually listen to you and come up with some kind of solution for you guys. But to be very honest, if you ask me right here, right now, um, आई एम वेरी न्यूट्रल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा अगर कोई स्टूडेंट होगा तो मैं उसको डिस्करेज करूँगा इस वाली बात से कि यार आपको किसी किस्म का जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई ख़ास रीज़न बनती नहीं है। देखिए जी, मेरे एंगल से अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सी बात बनती है, वो ये कि स्टूडेंट्स नॉर्मली कहते हैं, बहुत बहुत सादी सी और छोटी सी बात है, अगर आपको ये समझ आ जाती है तो आप जो है अपनी तैयारी का पूरा कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको चेंज करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे। सीधी सी बात है जी, आप कहते हैं कि नम्स जो है वो ज़्यादा डिफरेंट किस्म का उसका सिलेबस है, उसमें डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं, और वो जो चीज़ें बनाता है वो ज़्यादा लॉजिकल बनाता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स चेक करता है, जबकि यूएचएस का सिलेबस डिफरेंट था, उसके पास पेपर्स डिफरेंट थे। जी ऑनेस्टली अगर मैं आपको अपनी ज़ाती राय दूँ या मशवरा दूँ या मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताऊँ तो वो ये है कि इवन पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की भी अगर हम बात करें या अगर हम यूएचएस की भी बात करें, यूएचएस जो पास में पेपर्स बनाता था, इस चीज़ को याद रखें कि वो पेपर में हो सकता है कि रटा होता हो सकता है उसमें बुक्स की लाइंस होती हों, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते थे। एनीवेज, बात करने वाली ये है कि पास्ट में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को अपीयर होते हुए और क्वालिफाई करते हुए देखा है यूएचएस के एग्ज़ाम्स को, वो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स से बेहतर होते थे कॉन्सेप्चुअली जिन लोगों का नहीं होता था। डिस्पाइट द फैक्ट कि पेपर जो है वो सबके लिए सेम आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पेपर्स में कॉन्सेप्ट्स भी टेस्ट हो रहे हैं और रटा भी टेस्ट हो रहा है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 10-10 बार रटा मारा हुआ है, सिलेबस कवर किया हुआ है, वो पेपर में बुरा परफॉर्म करते थे एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे। और जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे वो बच्चे, चाहे फिर वो नम्स के पेपर में अपीयर होते हों, चाहे वो यूएचएस के एमडी कैट में अपीयर होते हों, चाहे वो खान के टेस्ट में अपीयर होते हों, चाहे वो आगे जाकर किसी और टेस्ट में अपीयर होते हों, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं। सही है, वो सैट के पेपर में अपीयर होते थे, ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनकी आईक्यू, ईक्यू, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, ये सारी स्किल्स उनकी इतनी अच्छी बनी हुई होती थी कि फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने किस तरह का पेपर लाकर दे दिया गया हो। पास में आपने देखे होंगे, अपने सीनियर से जाकर पूछें, क्या वो बच्चे जो एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म करते थे क्या नम्स को ख़राब करते थे? और लाइक वाइज क्या जो नम्स को ख़राब करते थे, नम्स को अच्छा करते थे, क्या वो एमडी कैट को ख़राब करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो बच्चे एमडी कैट को ख़राब कर रहे होते थे वही नम्स को भी ख़राब कर रहे होते थे, जो नम्स में परफॉर्म नहीं कर रहे होते थे वो एमडी कैट में भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते थे। तो आप ज़रा जनरल ट्रेंड नोट करें, जनरल ट्रेंड नोट करें कि वो कौन सा बच्चा है फिर जो क्वालिफाई करता हो। अगर तो हम बोलेंगे यार पंजाब ग्रुप, सॉरी ये जो यूएचएस वाले हैं ये बच्चे एक डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, वो तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब वो यूएचएस अपने फॉर्मेट पे उनको पेपर देगा, और नर्म्स वाले जो हैं गलत पेपर देंगे, ख़राब पेपर देंगे, उसके अंदर बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही गलत बात है। एक अगर आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बिल्डअप किया हुआ है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है,
अगर आप रेडी हैं हर किस्म के सवाल के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि नम्स का सिलेबस है या यूएचएस का सिलेबस है, वो पेपर बना रहा है या वो पेपर बना रहा है। एट द एंड ऑफ द डे अब तो इनफैक्ट नम्स ने बोल भी दिया है कि कॉन्सेप्ट भी चेक होंगे और बुक की लाइन्स वगैरह भी टेस्ट होंगी। तो मेरे ख्याल से कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर वो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि हम किस बच्चे से पेपर ले रहे हैं और कौन सा बच्चा क्या चीज़ फास्ट में पढ़ कर आया हुआ है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। प्रोटेस्ट करेंगे, अपना टाइम ज़ाया करेंगे। जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को सही कर रहे हैं, वो आगे निकलेंगे। आपके प्रोटेस्ट करने ना करने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप वो बच्चे थे जिसका क्वालिफाई होना है, तो प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट आपका क्लियर होगा। और अगर आप वो बच्चे हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स नहीं स्ट्रॉन्ग, तो प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये एक साफ़ सुथरा सफ़ेद सच है। इसको जितना अच्छे से आप समझ लें, मान लें, तस्लीम कर लें, एक्नॉलेज कर लें और उसके बाद भी उसकी हिकमत अमली बनाएं, आई थिंक ये ज़्यादा मैच्योर बात होगी। अच्छा जी, मीनवाइल मैं ज़रा आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं जी? आप लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, ओके सर, थोड़ा तेज। अच्छा, आवाज़ अभी भी सही नहीं है जी। वो बच्चे थे जिसका क्वालिफाई, चलें आवाज़ तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर होगी है। अच्छा जी, अच्छा जी, मारिया कह रही हैं कि कॉन्सेप्ट्स उन्हीं चीज़ों के सही होंगे जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल से बायो के अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स आए हैं और आई थिंक केमिस्ट्री के अंदर आए हैं। कुछ चीज़ें एडिशनल हुई हैं, तो बेहतर है ना, जैसे ना आपने प्रोटेस्ट पर जाना है या अगर आपने कहीं और अगर रैंट करना है सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, उस टाइम पर निकाल कर ज़रा देख लें, ज़रा चार चीज़ें उस नए वाले टॉपिक के बारे में पढ़ लें, क्या जाएगा आपका यार। देखें कि आपको पहले ज़्यादा टाइम नहीं मिला। जो जो पेपर्स पहले सितंबर में हो जाते थे, इनफैक्ट अगस्त में हो जाते थे, उसके बाद आपको सितंबर में मिल गया, अक्टूबर में मिल गया, नवंबर में जाकर पेपर हो रहा है। तो अब अगर आप ये बोलें कि वो जो पहले चीज़ें पढ़ी थी उनको मैंने 10 बार पढ़ा था, मैं 20 बार ज़रा और पढ़ लूँ तो मेरी तैयारी अच्छी हो जाए, तो इसलिए ये बेहतर नहीं है कि चार टॉपिक्स अगर दम्स ने अगर आपको एडिशनल दे दिए तो जाकर वो पढ़ लें। देखें जी, बोर्ड में क्या होता है और एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम में क्या होता है, ये तो पूरी दुनिया में इस चीज़ के अंदर मिसअलाइनमेंट होती है, सीधी सी बात है। आप सैट का एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल ले लें, जो चीज़ें आप स्कूल में पढ़ते हैं वही चीज़ें तो सैट के अंदर नहीं आती, चीज़ें डिफरेंट भी हो जाती हैं। सैट 2 की बात कर लें जिसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स होती है, आपने जो स्कूल में पढ़ा होता है वही चीज़ें तो वहाँ पर नहीं आती, उसकी आपको फुल फ्लेज सेपरेट तैयारी करनी होती है, डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन होता है, डिफरेंट किस्म के उसमें टॉपिक्स होते हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस जो है कल एग्ज़ाम है और आज उन्होंने सिलेबस उठाकर दे दिए, सिलेबस उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले उठाकर आपको दिए। तो इसके अंदर कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। यू गाइस हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू गो थ्रू द सिलेबस एंड एवरीथिंग। तो आई एम प्रीटी श्योर आप काफ़ी अच्छा कर लेंगे उस चीज़ को, तो थोड़ा सा टाइम दें उन चीज़ों को। अच्छा जी, और बड़े बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जी। जी बिलाल पूछ रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखें जी, इंग्लिश के सिलेबस में पहली बात होती क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये देख लें क्या निकालेंगे वो इंग्लिश के सिलेबस में नाउन निकाल देंगे, वो कहेंगे भाई अब नाउन नहीं टेस्ट करें, प्रोनाउन नहीं टेस्ट करें, ऐसी कोई बात नहीं होती। इंग्लिश जो होती है वो पिछले 10 साल, आई थिंक शायद 15 साल 20 साल से उसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ। इंग्लिश के अंदर सिर्फ वोकैबुलरी के वर्ड्स चेंज होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। इंग्लिश का सिलेबस ज़रा भी चेंज नहीं हुआ, वो एग्जैक्टली वही है जो पहले था, वही टॉपिक्स हैं जो पहले थे। इनफैक्ट टॉपिक्स तो वो कभी प्रॉपर डिटेल में बताते भी नहीं हैं, टॉपिक्स तो हम आपको डिफाइन करके बता रहे होते हैं, ये आएगा ये नहीं आएगा। तो देखिए इंग्लिश के अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। अच्छा, अब शान कासिम कह रहे हैं सर इट्स अबाउट आवर फ्यूचर। देखिए ये मैं भी आपके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ कि तमीज़ से घर पे बैठ के पढ़ लें, अपना टाइम ज़ाया ना करें किसी भी सोशल मीडिया रैंट पे या प्रोटेस्ट वगैरह पे, आपकी अपने लिए बेहतरी होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरी हक है आपका, आपका जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं आप जाके करें। अच्छा सर, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? अच्छा जी, चलें जी, मैं आप लोगों के क्वेश्चन समझ गया हूँ ओवरऑल, ठीक है जी। अच्छा जी, देखें जी, अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं तो उससे भी कोई ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध के स्टूडेंट्स हैं तो क्या हुआ, आप लोग अगर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आगे भी आप पढ़ते रहेंगे। सिलेबस के अंदर कोई चार चीज़ें अगर नहीं आई हैं तो पढ़ लें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बलूचिस्तान के बच्चे भी तो अपने टेक्स्ट बोर्ड के हिसाब से चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनका पेपर कौन बना रहा होता है? उनका पेपर क्या यूएचएससी बना रहा होता?
बलूचिस्तान का जो पेपर हो रहा होता है उसकी किसके पास जिम्मेदारी होती है, ठीक है, आप ये देखें। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो पेपर हो रहा होता था उसकी ज़िम्मेदारी किसके पास होती थी पहले, ठीक है। या चलें आप एक और एग्जांपल ये ले लें कि सिंध के अंदर जो आपका एम कैट होता है उसकी ज़िम्मेदारी क्या हर साल चेंज नहीं हो रही होती, कभी लियाकत यूनिवर्सिटी के पास होता है, कभी डाओ के पास होता है, कभी किसके पास होता है, कभी नेशनल टेस्टिंग सर्विस के पास होता है। तो देखें, बॉडीज तो चेंज होती रहती हैं और हर बॉडी अपने हिसाब से चीज़ें करती है। आपने सिलेबस देखना है, सिलेबस के हिसाब से चीज़ें देखनी है। जो चीज़ें पहले से आपने बुक में पढ़ी हैं वेल एंड गुड, जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं दो किताबें और उठा के वहाँ से पढ़ लें, क्या जाता है, सिंपल सी बात है यार। ये चीज़ें करें, इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो दुख करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो बेहतर है कि चीज़ों को जो है टाइम को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करें, ठीक है जी। KPK के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें कोई मसला नहीं है जी, कोई भी अगर एडिशनल चीज़ें तो करें। मिसाल के तौर पे आप एक मिसाल लेना छोटी सी, A लेवल्स के बच्चे जो हैं, जो अपने जब इनका पेपर होता है A लेवल्स का, तो उनका इतना सिलेबस होता है, ठीक है, ये है आपका A लेवल्स। FSC का देखें तो इतना सिलेबस होता है। तो क्या हर साल A लेवल का बच्चा जब उसने MD कैट देना होता है तो क्या उसने जो है इतने टॉपिक अगर उससे कवर्ड होते हैं तो इतने टॉपिक क्या उसने नहीं पढ़ने होते? अब क्या A लेवल का बच्चा भी निकल जाए और प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाए कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है? नहीं भाई, आपने अगर A लेवल किए, आपने अपनी मर्जी से किए, आप करें A लेवल्स, उसके बाद आपको पता है ये रियलिटी, आपने एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे तो आप पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, सही है। आप अगर उसके हैं FSC के हैं और अगर आपने लम्स जाना है और आपने अगर सैट का पेपर देना है तो क्या आप सैट के एडिशनल टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे या आप उसको ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं पढ़ेंगे? एंट्री टेस्ट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करेंगे, राइट, ठीक है। तो A लेवल से बच्चे ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, A लेवल से बच्चा अपनी मर्जी से A लेवल्स कर रहा है, उसके बाद वो अपने आप की एडेप्शन कर रहा है विद द गिवन सिलेबस। तो आप लोग भी अब उस लीग के अंदर आ गए हैं, आपको इसमें क्या मसला है? अगेन, अगर आप तेज़ बच्चे हैं, लाइक बच्चे हैं, शार्प बच्चे हैं, टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप करेंगे। अगर आप शार्प बच्चे नहीं हैं, आप नालायक बच्चे हैं, आप लेज़ी बच्चे हैं, तो आप नहीं क्वालिफाई करेंगे। आप पढ़ें या ना पढ़ें, बात एक ही है, ठीक है। तो अब आपने अपने लिए डिफाइन करना, आप लाइक बच्चे, तेज़ बच्चे, शार्प बच्चे हैं, या आप उनमें से हैं कि ट्विटर पे जैसे ट्वीट मार दिया और उसके बाद वो बैठ गया कि अब देखते हैं, नम्स ने कुछ चेंज कर दिया तो अच्छी बात है, वरना देखेंगे। चेंज किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। हम पढ़ेंगे, हम लाइक बच्चे हैं, हम तेज़ करेंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न से अपने आप को सोचें, ज़िंदगी में हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती। आप जो है 4 चीज़ें पढ़ी हों आपने और कल को आपके सामने एक पेशेंट आए और पेशेंट जो है वो आपके सामने एक मर्ज़ लेकर बैठ जाए और आप बोलें ओहो ये तो मेरे सिलेबस में ये बीमारी तो थी नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं तो आपका इलाज कर नहीं सकता, तो आप इस तरह का इलाज नहीं देंगे, राइट। आप उस टाइम पे इस तरह की बात आप नहीं करेंगे। उस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पढ़ाई करेंगे, नई चीज़ें पढ़ेंगे, दुनिया की नई रिसर्चेस को पढ़ेंगे। तो आप जो है चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे। और क्यों डॉक्टर की पढ़ाई को ज़िंदगी भर जो है वो प्रैक्टिस, या डॉक्टर की जो भी काम होता है उसको प्रैक्टिस कहा जाता है, इसलिए कि वो हर रोज़ प्रैक्टिस करता है, हर रोज़ नई चीज़ें सीखता है। आए आप उस मोड के अंदर, आपके सामने एक नया चैलेंज आ गया, उस नए चैलेंज को कवर करें। ये क्या भाई कि हमने जो है 2 साल एक चीज़ पढ़ी और पिछले 3 महीने से एक चीज़ प्रैक्टिस की है, तो ये 2 टॉपिक जो तुमने एडिशनल डाल दिए, मैं इसको देख के घबरा गया हूँ। स्टूपिड सी बात है, राइट। इतने नालायक और इतने लकीर के फ़कीर बनने का तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो डिस्करेज भी करूँगा ये वाली बात आपको। अच्छा जी, भाई आप में से कुछ लोग कह रहे हैं टाइम कम है, टाइम कम नहीं है जी, पढ़ने के लिए 1-2 दिन भी बहुत होते हैं, आप बस उस चीज़ को ज़रा देखें। अच्छा जी, चलें, मुझे जो है आप 1 सेकंड दें, आई विल बी बैक विथ यू गाइस। हेलो, वेलकम बैक जी। अच्छा जी, चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे, सिंपल टेस्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या होगा, लाइव क्वेश्चन आंसर्स होंगे एज यूजुअल। कहाँ पर हैं जी हम लोग? ऑलराइट जी, टेस्ट डिस्कशन करेंगे, लाइव क्वेश्चन आंसरिंग हमारी होगी, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछें, मैं हाजिर हूँ आपके जवाब देने के लिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अंदर होंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह से क्या, क्योंकि अब ये वाले टेस्ट फ्री हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि
हज़ारों की तादाद में अब जो है बच्चे जो है टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स को देख रहे हैं, और इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। और आप आइंदा भी जो भी टेस्ट हैं उनको करते रहिएगा, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपना ग्रैंड टेस्ट नंबर 1, ठीक है, जो कि आपका मेरे ख्याल से कुछ अर्सा पहले हुआ था। उसके जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन हैं उनको हम निकालेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। आप लोगों ने अगर मेरे पहले लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप लोगों को मेरी अप्रोच पता होगी। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो नियर पेयर के पेज के ऊपर ही अगर आप वीडियोस के सेक्शन में जाकर देखेंगे तो मैंने पहले भी बहुत सारे लाइव सेशंस को कवर किया हुआ है, आप उनमें जाकर ज़रूर देखें। उसके वो फ्रीली अवेलेबल इस टाइम पे पड़े हुए हैं, आप जाएँ उनको जाकर देखें, उनसे जाकर सीखें, ठीक है। मेरी अप्रोच बड़ी सिंपल होती है जी। मेरे पास जो भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो है मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि यार इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके इसका क्या मतलब बना सकता हूँ। पहले मैं उसके मतलब को समझने की कोशिश करता हूँ, मतलब को समझने की जब समझ आ जाए उसके बाद मैं उसकी ग्रामर पे जाता हूँ, और उसकी ग्रामर में जाने के बाद फिर मैं निटी-ग्रिटी देखता हूँ, ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करता हूँ, कंपेयर करके फिर मैं एलिमिनेशन स्टार्ट करता हूँ हर उस ऑप्शन की जो कि मुझे गलत लगता है, और उसके बाद एलिमिनेट करते करते जब 4 में से 3 एलिमिनेट हो जाते हैं तो आखिरी मेरा एक बच जाता है, उसको मैं टिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी जनरल अप्रोच होती है। नॉर्मली कभी कभी पहली नज़र में भी पता चल जाता है कि इनमें से कौन सी वाली सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आज हम इन दोनों अप्रोचेस को साथ साथ लेकर चलेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पिछले बहुत अरसे से हैं उनको मेरी इन दोनों अप्रोचेस का पता है, वो इसको फॉलो भी करते रहे हैं, और मुझे खुशी है माशाल्लाह इस बात की कि आप लोग जो है ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम आज उन्हीं MCQs को डिस्कस कर रहे होंगे जो एटलीस्ट 50 या 50% से ज़्यादा लोगों ने गलत किया हुआ है, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टेड होंगे उन क्वेश्चंस को देखने में कि क्यों आधे बच्चों ने उसको गलत किया हुआ है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों ये वाला सवाल जो है 53% बच्चों ने गलत किया है, देखते हैं ज़रा। ही नेवर हैज़ एंड ही नेवर विल कीप हिज वर्ड। अच्छा जी, क्या मतलब बन रहा है इसका? इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने कभी भी ना अपनी बात पर पूरा उतरा है, ना वो कभी पूरा उतरेगा, ठीक है। मतलब कि एक इसमें पास्ट वाली बात आ गई और एक इसमें फ्यूचर वाली बात होगी। ही नेवर हैज़ मतलब उसने कभी भी नहीं किया, ठीक है, और आगे भी ही विल नेवर कीप हिज वर्ड। हिज वर्ड का क्या मतलब होता है? आप अपनी बात किसी को से करते हो, ठीक है, आप अपनी ज़ुबान के पक्के होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस बात ये हो रही है कि वो बंदा जो अपनी बात का पक्का नहीं था, ना कभी होगा। अब ये हमें उर्दू समझ आ गई, अब हम इसकी अंग्रेज़ी देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सी वाली होगी, ठीक है। मेक सेंस। ही नेवर हैज़, ओके, एंड ही नेवर विल कीप हिज वर्ड। आई थिंक दिस इज़ राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन मैं ज़रा देखता हूँ आगे जाकर और कौन कौन सी ऑप्शंस मेरे पास हैं, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी जी, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और देख रहा था कि क्या सीन है, ठीक है जी। अब आप लोग जो है वो डिस्कशन के अंदर आ गए हैं, अच्छी बात है। आप लोग अभी भी बड़ी बात कर रहे हैं कि यार आवाज़ जो है कम आ रही है, मुझे नहीं पता, अब पता नहीं आवाज़ सही होती है कि नहीं होती है। अगर आवाज़ अगर सही होती है, अगर माइक अगर इतना करीब हो तो फिर तो आवाज़ सही आएगी, लेकिन देखते हैं जी, कुछ और हल भी देख लेते हैं इसका। आई डोंट नो, माइक को ज़रा एडजस्ट करके देखते हैं। आई डोंट नो अब अगर आप लोगों को अगर सही आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है जी। अच्छा जी, सही है। अच्छा, क्वेश्चन पे वापस आते हैं जी। आप अब ये कह रहे थे कि गुड कमेंट्स। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं इस वाले को। ही नेवर हैज़ एंड ही नेवर विल कीप हिज वर्ड। ए के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। बी को ज़रा देख लेते हैं। ही हैज़ नेवर येट एंड नेवर विल कीप हिज वर्ड। ये तो देखने में भी मुझे ख़राब लग रहा है, ठीक है। आपको भी समझ आ गई होगी इस लेवल तक कि यार खामा यहाँ पर येट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही हैज़ नेवर येट एंड नेवर विल कीप हिज वर्ड, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। ही हैज़ नॉट एवर एंड ही विल नॉट कीप हिज वर्ड्स, अगेन अजीब सा, ठीक है।
तो बी और सी तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि यार क्या इसमें ग्रामर की भी गलती आ गई, वर्डिंग की भी गलती आ गई, स्ट्रक्चर की भी गलती आ गई, सेंस भी नहीं बना रहा, कुछ भी यहाँ पर सही नहीं हो रहा, ठीक है। और ए और डी का आप अच्छा डी को देखते हैं, ही नेवर हैज़ केप्ट एंड नेवर विल कीप हिज वर्ड। अब अगर इन दोनों के अंदर अगर हम फ़र्क देखें तो क्या आ रहा है, अच्छा ए को देखें, ही नेवर हैज़ एंड ही नेवर विल कीप हिज वर्ड, राइट। और बी के अंदर अगर देखें, ही नेवर हैज़ केप्ट, सही है, यहाँ पर देखें केप्ट का वर्ड नहीं है, यहाँ पर केप्ट का वर्ड आ गया, ही नेवर हैज़ केप्ट एंड नेवर विल कीप, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ही नेवर विल कीप। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको जो है फ़र्क महसूस होने शुरू हो जाएगा बड़े आराम से कि ही नेवर हैज़ वॉट, ठीक है, और एंड के बाद ही नेवर विल कीप। तो कीप अगर यहाँ पर अगर यूज़ हुआ है, ठीक है, तो क्या बेहतर नहीं था कि हैज़ के आगे भी हम कुछ अच्छा वर्ड लगा लेते। तो डी को अगर देखें तो डी में मतलब बहुत साफ साफ क्लियर हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है ही नेवर हैज़ केप्ट, मतलब उसने कभी भी नहीं रखा, ही नेवर हैज़ केप्ट एंड नेवर विल कीप, ठीक है। एक तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर यूज़ हुआ है ही नेवर हैज़ एंड ही नेवर, तो ही जो है वो दो बार यूज़ हुआ है। तो हमने पढ़ा हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं कि वर्डीनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वर्डीनेस हमें क्या बोलता है, वर्डीनेस हमें बोलता है कि भाई हमें वर्ड्स को ना यूज़ करो, ठीक है, लॉजिकली वर्ड्स को यूज़ करो, बचा के यूज़ करो, ठीक है। तो ही को दो बार यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, ही को एक बार यूज़ करो। तो डी को अगर आप देखें तो डी के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ही नेवर हैज़ केप्ट एंड नेवर विल कीप, तो ही एक ही बार यूज़ होगा और ये ही जो है सबको जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ही नेवर हैज़ केप्ट एंड नेवर विल कीप हिज वर्ड जो है वो सही ऑप्शन लगता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है जी। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा जी, लारा कह रही हैं कि सर प्रोनाउन रिपीट नहीं होता। जी प्रोनाउन बिल्कुल रिपीट हो सकता है, रिपीट करने के अंदर तो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन वर्डीनेस का कॉन्सेप्ट होता है कि खामा में वर्ड्स को ना यूज़ किया जाए। अगर कम वर्ड्स में अगर बेहतर सेंटेंस अगर बन रहा है, बेहतर सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो चीज़ बनाई जाए ज़्यादा दिन खामा में एक चीज़ को बार बार यूज़ किया जाए, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अच्छा जी, चले जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो एज आई डिड फर्स्ट वन विच आई लॉस्ट इन अ फरो। अच्छा जी, प्लो क्या चीज़ होती है, खेती बाड़ी जो कर रहे होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो, एक सेकेंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो एज आई डिड फर्स्ट वन विच आई लॉस्ट इन अ फरो। अब यहाँ पर देखिए जी, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है क्या गलती है। यूज ऑफ आर्टिकल्स द, यहाँ पर अगर आप देखें तो आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो, ठीक है। आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कौन से प्लो, सो प्लो दो तीन किस्म के थे, ठीक है, प्लो 1, प्लो 2, प्लो 3, वॉट एवर द प्लोज आर, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लो। तो आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो, ठीक है। तो द सेकंड, स्पेसिफिकली द की मैं बात कर रहा हूँ, आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर मुझे समझ आती है कि द सेकंड अगर लगा हुआ है तो फर्स्ट के साथ भी तो द लगना चाहिए, ठीक है, तब जाकर होगा। तो डैट मीन्स कि ये क्या बनता है, ए बी सी डी, तो ये डी बनता है। तो डी के अंदर ख़राबी है, यहाँ पर द फर्स्ट होना चाहिए था और इससे ही होता। खामखा आप में से 54% बच्चों ने इसको गलत कर दिया। आई डोंट नो इस चीज़ को गलत करने की क्या रीज़न थी, ठीक है। चले जी, अच्छा जी, बिनते नजफ़ एक हैं हमारी जो कि बहुत देर से सिलेबस पे अटकी हुई हैं। बिनते नजफ़, अगर आपको सिलेबस के ऊपर अभी भी डिस्कशंस करनी है तो आप ये लाइव सेशन छोड़ें और ट्विटर के ऊपर जाकर ट्वीट्स करें। इस वाले सेशन पे बेहतर है कि सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फर्स्ट से पहले द आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या जी, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
अब नॉर्मली अब ये होता है, ये देखिए 67% बच्चों ने इसको गलत किया। अब 67% को गलत करने की क्या थी, मतलब 70% ऑलमोस्ट, मतलब 10 में से 7 बच्चों ने इसको गलत किया। इसमें क्या था, मेरे ख्याल से आप लोग जब बड़ी बड़ी इस तरह की स्टेटमेंट्स देखते हैं ना जिसकी इतनी लंबी लंबी साइज़ होती है, तो आप लोग कहते हैं कि यार पता नहीं ये क्या ही चीज़ है, तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। वट एवर इट इज़, कॉमेंट्स में ज़रा मुझे साथ साथ बताएं कि इसका आप क्या आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। ओके, सिंस शी हैड स्प्रेड रूमर्स अबाउट art, Goldie was not surprised that she had not been invited to his party. अच्छा जी, उर्दू ट्रांसलेशन इसकी क्या बनेगी, since she had spread the rumors about art, Goldie was not surprised that she had not been invited to his party. आर्ट मेरे ख्याल से शायद कोई नाम है किसी बंदे का, सही है। गोल्डी जो है वो कोई और बंदी है, सही है। गोल्डी ने क्या किया है कि उसने जो है कोई अफवाहें फैलाई हैं आर्ट के बारे में, ठीक है, या हाँ सही, आर्ट के बारे में जो है उसने वो की है। तो उस वजह से क्या हुआ है कि गोल्डी जो है उसको हैरानी नहीं हुई इस बात के ऊपर कि उसको जो है आर्ट की पार्टी में, हिज पार्टी, आर्ट की पार्टी पे उसको नहीं बुलाया गया, ठीक है। बस सिंपल से इसका ये मतलब है, ठीक है। अब हम ज़रा इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, सिंस शी हैज़ स्प्रेड रूमर्स अबाउट आर्ट, कॉमा। अब ये सेंटेंस देखते साथ ही मुझे सरमार की वो वाली बात याद आ गई है कि जब भी कोई सेंटेंस आप इस तरह का होता है जिसमें सिंस ब्ला 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 कोई बात होती है और उसके बाद कॉमा होता है, तो कॉमा के बाद जो पहला वर्ड है वो वाला नाउन होना चाहिए जो नाउन ये वाला पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या ये चीज़ इसको रेफ़र कर रही है। सीधा सीधा साफ साफ ये होना चाहिए कॉमा के डायरेक्ट बाद, ठीक है। तो सिंस शी हैड स्प्रेड रूमर्स अबाउट आर्ट, अब वो कौन शी है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात होनी चाहिए। तो क्या उसके बारे में बात हो रही है, गोल्डी, बिल्कुल बात हो रही है। तो गोल्डी वॉज नॉट सरप्राइज, तो मेरे ख्याल से ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैं इसको रिटेन रखता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। सिंस शी हैड स्प्रेड रूमर्स अबाउट आर्ट येट गोल्डी, बिल्कुल गलत। यहाँ पर येट का वर्ड क्यों डाला है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट गोल्डी यहाँ पर चाहिए, कॉमा के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट चाहिए। आगे देखते हैं, सिंस शी हैड स्प्रेड रूमर्स अबाउट आर्ट सो गोल्डी, सो की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंस शी हैड स्प्रेड रूमर्स अबाउट आर्ट इफ़ गोल्डी, इफ़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑल इन ऑल करके मेरे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आई हैव नो आइडिया कि इस वाले क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो इतने सारे बच्चों ने इसको गलत कर दिया, ठीक है जी। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, कंजंक्शन रिपीट नहीं करते एक सेंटेंस में, ओके बिल्कुल ठीक है बिंदु नजफ, ये भी सही अप्रोच है। अच्छा जी, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। वुमेन्स टंग आर शार्पर देन नाइफ एंड डेडलियर देन डैगर्स। 68% बच्चों ने इसको गलत किया है फॉर नो फ्रीकिंग रीज़न, आई हैव नो आइडिया। ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। वुमेन्स टंग आर, सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पर आर लगना चाहिए या कुछ और लगना चाहिए। देखें जी, वुमन सिंगुलर होता है, वुमेन प्लूरल होता है, तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल। तो बहुत सारी औरतों की ज़ुबान के बारे में बात हो रही है, तो वुमेन्स टंग, ठीक है। आर तो सही है, आर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो वुमेन्स टंग, अब एक बंदा बोल सकता है कि यहाँ पर टंग्स क्यों नहीं आया, तो टंग्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी औरतों की एक ज़ुबान मिलकर बहुत सारी ज़ुबानें बन जाती हैं, तो इसलिए टंग और इसलिए आर। तो वुमेन्स टंग आर शार्पर देन नाइफ एंड डेडलियर देन डैगर्स। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। वुमेन्स में कोई मसला नहीं है, शार्पर में कोई मसला नहीं है। शार्पर में इस वजह से मसला नहीं है क्योंकि शार्पर जो है, अब शार्प तो हो नहीं सकता था क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरेटिव यहाँ पर हो रहा है, सही है, तो इसलिए शार्पेस्ट नहीं हो सकता, शार्पर ठीक है। और डेड के बाद जो है डेडलियर या डेडलिएस्ट में से डेडलियर से ये यहाँ पर भी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री हो रही है, तो शार्पर भी ठीक है, डेडलियर भी ठीक है, ठीक है। नाइफ के अंदर क्या कोई मसला हो सकता है कि नहीं। अब ये देखो, वुमेन की टंग को कंपेयर किया जा रहा है किस चीज़ के साथ, नाइफ के साथ और डैगर्स के साथ। अब डैगर्स अगर प्लूरल में यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो नाइफ यहाँ पर सिंगुलर क्यों लिखा हुआ है, इसको भी प्लूरल होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पर होना चाहिए था नाइफ्स। वुमेन टंग्स आर शार्पर देन नाइफ्स एंड डेडलियर देन डैगर्स, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या बनता है, सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शन है, मतलब नाइफ को नाइफ्स होना चाहिए था, ठीक है जी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी, आप लोगों की चीज़ समझ आ गई, वेरी गुड जी।
वसीम कह रहे हैं थोड़ा जल्दी चलें। वसीम बिल्कुल कोशिश करते हैं जी जल्दी चलने की। अब तो मुझे भी आप लोगों के टाइम की बहुत कदर है, अब आप लोग ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि मुझे बहुत बच्चों की तरह समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कोशिश इंशाल्लाह करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी करूँ। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। ही लेफ्ट स्कूल एट अ यंग एज एंड लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एज अ पेडलर एंड बेगर इन यूएसए एंड इंग्लैंड। बिल्कुल सिंपल सा है जी, इसको ज़रा पहले देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। ही लेफ्ट स्कूल एट अ यंग एज, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अ लिखा हुआ बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि यंग एज स्पेसिफिक नहीं की हुई, बिल्कुल स्पेसिफिक यंग एज है, ठीक है। तो ये यंग एज में कोई भी टाइम हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अ यंग एज, ठीक है। एंड लिव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, अगेन अ नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर ठीक है, एज अ पेडलर एंड बेगर इन, अब कहाँ पर वो रह रहे हैं, एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं। कौन से मुल्क में रह रहे हैं, यूएसए एंड इंग्लैंड में। तो स्पेसिफिकली कहाँ पर रह रहे हैं, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज में रह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत थी, और द अगर लग जाता तो काम ज़्यादा बेहतर था। तो ही लेफ्ट स्कूल एट अ यंग एज एंड लिव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एज अ पेडलर एंड बेगर इन द यूएसए एंड इंग्लैंड, ठीक है। तो स्पेसिफिक हो जाता, ठीक है। तो आर्टिकल यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको उसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखें बाकी सारा सही है, बेगर भी सही है, नंबर ऑफ ईयर्स भी सही है, अ नंबर भी बिल्कुल सही है, इसमें खराबी नहीं है। तो यूएसए एंड इंग्लैंड, तो डी अगर आप करते तो बिल्कुल सही होता, ठीक है। मैं अगर देखता हूँ आप लोग जो ऑप्शन के अंदर भी बताएं आप लोगों को क्या लगता है इसका क्या ऑप्शन था, ठीक है जी। आगे चलते हैं जल्दी से। He stacked everything on his ability to convince a judge to sentence a pair of life sentence the pair to life imprisonment and save him from the gallows। अच्छा जी, क्या बात हो रही है जी, उर्दू में क्या बात हो रही है, वो बात ये हो रही है ही स्टैक्ड एवरीथिंग, उसने अपनी सारी जो एनर्जी है उस सबको उसने एक चीज़ के ऊपर लगा दिया। अब स्टैक का क्या मतलब होता है, स्टैक का मतलब होता है कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ स्टैक हुई भी होती है ना, अ स्टैक ऑफ बुक्स फॉर एग्जांपल, अ स्टैक ऑफ कार्टन्स, ठीक है। तो ही स्टैक्ड एवरीथिंग, हर चीज़ को उसने एक दूसरे के ऊपर कंबाइन कर लिया। ही स्टैक्ड एवरीथिंग ऑन हिज एबिलिटी टू कन्विंस अ जज टू सेंटेंस द पेयर, सही है, कोई मेरे ख्याल से दो लोग होंगे, सही है, जिनको जो है उसने जो है वो करना होगा, क्या कहते हैं, उम्र कैद उसको कहते हैं, राइट, उम्र कैद, सही है। तो उसने बोला है कि भाई उम्र कैद मैं उनको लगवा दूं, सही है, पेयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद पे लगा दूं, एंड सेव हिम फ्रॉम द गैलो, ठीक है। अब गैलो क्या चीज़ होती है, गैलो होती है, अगर आप लोग अगर देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पिक्चर यहाँ पर रखी हुई है, इस वाली पिक्चर के अंदर आपको समझ आएगा कि एक वो तख्ता सा लगा हुआ है जिस पे जो है लोगों को फांसी लगाई जाती है। तो मेरे ख्याल से देखें यहाँ पर किसी को फांसी लगाई जा रही है, मेरे नहीं ख्याल से यहाँ किसी को फांसी लगाई जा रही है, लेकिन ये देखें एक आपके सामने रस्सी लगी हुई है, तो इसके अंदर यहाँ पर बंदे को खड़ा करते हैं, ठीक है, और नीचे से खोलते हैं तो बंदा जो है वो ऐसे मर जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं गैलो, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि इसको गैलो नहीं कहते, इसको एक और वर्ड कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर अगर आप वापस जाकर देखें तो इसके अंदर कोई मुझे देखें मुझे जो है अ जज में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा, पेयर टू लाइफ पेयर में मसला नहीं समझ आ रहा, एंड सेव हिम जो है वो भी मसला नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये आर्ग्यू कर सकते हैं, देखिए 79% बच्चों ने गलत किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि वो क्या अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो जो है खुद लॉयर है तो अपने आप को बचाने की बात नहीं कर रहा, किसी और के बचाने की बात कर रहा है, या हो सकता है क्योंकि सेंटेंस में कई बार लॉयर की बात तो लिखी हुई नहीं है, तो हो सकता है कि वो खुद अपनी बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर हिम नहीं, यहाँ पर हिम सेल्फ आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो इस वजह से मैं हिम को रहने दूंगा। और दूसरी मेरे जहन में ये बात भी है कि यार देखो जो कन्विंस किसी जज को जो बंदा करता होता है वो कौन होता है, वो एक लॉयर ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पर लॉयर के बारे में बात ही होनी चाहिए, लॉयर जो है अपने आप को नहीं किसी और को बचाने की बात करे, तो हिम भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हो सकता है कि इस वाले वर्ड में कहीं ना कहीं पंगा है, ठीक है। तो अब टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वाले सेंटेंस को जब मैं अपने सामने मैंने रखा होता तो मुझे भी नहीं पता था कि इसका जो सही ऑप्शन है वो गैलो होगा। तो मैंने सर्च जब किया तो मुझे पता चला। तो ये उस तरह के वर्ड्स होते हैं जहाँ पर ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ पहले से पता हो, लेकिन आपको स्मार्ट एजुकेटेड गेस लगाना पड़ता है और आप कहते हो कि हो सकता है ये हो। तो मैंने गैलो कर लिया था एजुकेटेड गेस से, लेकिन मुझे भी मतलब नहीं पता था। लेकिन खैर मैं आपको अगर मतलब बताने की कोशिश करूँ तो इस वाली चीज़ को जो है आप गैलोज कहते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो सच वर्ड एज गैलोज, गैलो तो गैलोज होता
है और गैलोस का जो प्लूरल होता है वो गैलोसिस होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है जो शायद मैंने कभी पढ़ाते हुए भी ना पढ़ाई हो, शायद अपने पढ़ने में भी ना पढ़ी हो, लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस अगर आ जाता है तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें इतना मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मेरी जो फ़ोन की बैटरी है वो कम हो रही है, मुझे सिर्फ आपने 2 मिनट का टाइम देना है, मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगाऊँ ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँ और आपको जवाब देता रहूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम बैक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैड टू गो टू चार्ज द फ़ोन। अच्छा जी, अब हाँ जी, आप लोगों के कमेंट्स मैंने मील वाले पढ़े हैं और आपके कमेंट्स जो हैं वो बड़े वैलिड हैं। और इस तरफ जो है मेरा जहन भी गया था कि यहाँ पर कन्विंस द जज क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें जी, बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जज कौन सा वाला हो, ठीक है। इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये बात फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने कभी सुना है 2 रुकनी बेंच या 3 रुकनी बेंच जिसमें डिफरेंट जजेस होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि जज जो है ओवर द केस वो चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है उसने किसी एक जज को जाकर बोलना है। या हो सकता है
कि ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो है पहले सेशन कोर्ट में बात की हो, सेशन कोर्ट से वो बात जो है वो हाई कोर्ट में आई हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बात गई हो, ठीक है। तो लॉयर का जो पूरा का पूरा एनर्जी है वो इस जगह पर जाकर लगी हो कि यार मैं जो हूँ किसी एक जज को इसको कन्विंस कर लूँ ये मान जाए, या इसको जज कर लूँ ये मान जाए, या इसको मैं जज कर लूँ ये मान जाए। यहाँ पर अगर मेरा फेलियर हो जाता है तो मैं दोबारा अपील दायर करूँगा, तो हो सकता है ये मान जाए तो ठीक है, नहीं माना तो मैं इधर चला जाऊँगा, यहाँ पर जाकर हो सकता है हो जाए। तो उसकी सारी एनर्जी इस तरफ थी कि एटलीस्ट एक जज जो है वो मान जाए, ठीक है। तो यहाँ पर द जज वर्सेस अ जज जो है मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर द ही लगाऊँ, सही है। तो इस वजह से जो है और दूसरी बात ये कि अगेन मैं ये बात मानता हूँ कि ये मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि आपका जहन इस तरफ नहीं जाएगा कि गैलोज होता है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो जाहिर सी बात है आप स्क्रू अप उसे करेंगे ही करेंगे। मैं मानता हूँ कि मैं स्क्रू अप करूँगा, मैं शायद उसको जाकर ख़राब कर दूँ, लेकिन अगेन यहाँ पर वही वाली बात होती है, एजुकेटेड गेस लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। हो सकता है आपको चीज़ समझ आ गई हो। अच्छा, समीन कह रही है कि हिम की जगह देम क्यों नहीं आएगा। वेल क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं है। हो सकता है कि ये वाली चीज़ है कि वहाँ पर जो है वो 3 लोग हैं, ठीक है, ये एक पेयर है, इनको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, और इस वाले बंदे को जो है वो बात हो रही है कि उसको किसी तरह फांसी के तख्ते से हटा लिया जाए। या हो सकता है कि ये दोनों जो है मियाँ बीवी है, बीवी जो है वो पहले से लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर है, मियाँ जो है वो हैंगिंग के लिए जा रहा है, लेकिन इस वाले बंदे को हिम को सिर्फ बचाना है, ठीक है। तो अगेन हमें क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो हम लोग खुद से एज्यूम नहीं कर सकते, हमने ग्रामर को देखना है, ना कि हमने कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना है और देखना है कि अच्छा कहाँ पर हिम लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, ठीक है जी। नहीं नहीं, देखें अब आप क्या पूछ रहे हैं। आइना इलियास कह रही हैं कि इस तरह तो हम क्या नाम है अ पेयर क्यों नहीं लगा लेते, द पेयर हमने क्यों लगाया है, क्योंकि पेयर तो स्पेसिफिक है ना। एक वकील जो है जब वो एक पर्टिकुलर केस ले रहा है तो उसको ये तो पता है ना मैं किसका केस ले रहा हूँ। वो इतनी एनर्जी जब स्टैक कर रहा है किसी के लिए तो उसको पता है ना कि वो किस पेयर के लिए स्टैक कर रहा है, ठीक है। तो द पेयर के अंदर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं है। आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, इस चीज़ को मेरे ख्याल से ओवर थिंक की हमें ज़रूरत है, ठीक है जी। चलो अगेन जाएं सर फांसी के चढ़ा के ही अच्छा सही है, चले चलें जी। आई होप आपको जो है ये वाली चीज़ समझ आ गई है। चलें आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं तेज से, वरना फिर मुझे वसीम बोलेंगे कि यार ये आपने क्या किया है, आप जो है इतनी देर लगा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है जी। 1 को हमने डिस्कस कर लिया, ग्रैंड टेस्ट 2 के ऊपर चलते हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको ज़रा जल्दी से देखते हैं। अच्छा जी, 50% बच्चों ने ये वाला सवाल गलत किया, क्यों किया भाई। ईजिएस्ट क्वेश्चन पता नहीं क्या था इसके अंदर। मिलियन ऑफ अमेरिकन्स वॉच्ड द हाई स्पीड चेज एंड मोस्ट वर मिसमराइज्ड बाय द इवेंट, ठीक है। क्या था इसके अंदर, सिंपल सबसे पहले उर्दू सीखे कि मिलियंस ऑफ अमेरिकन, बहुत सारे अमेरिकन लोग जो हैं उन्होंने हाई स्पीड चेस, वो आप लोगों ने शायद देखा होगा वो वाला प्रोग्राम जिसके अंदर एक चोर जो है वो गाड़ी में भाग रहा होता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी पीछे पड़ा होता है, पीछे से पुलिस की गाड़ियाँ भी उसके पीछे पड़ी हुई होती हैं, रिमेंबर राइट। वो वाले जो होते हैं लोग वो जो शोज़ होते हैं वो शोज़ जो हैं मिलियंस ऑफ अमेरिकन जो हैं दे वॉच द हाई स्पीड चेज एंड मोस्ट वर मिसमराइज का मतलब कि खुश हो गए, सही है, अमेज हो गए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है उनके अंदर आई। तो सिंपल जी ये सेंटेंस है, इसमें आप देखते हैं अंग्रेजी की कहाँ गलती है। तो मिलियन ऑफ अमेरिकन यहाँ पर लिखा हुआ है, मिलियंस ऑफ अमेरिकन यहाँ पर लिखा हुआ है, मिलियंस ऑफ अमेरिकन यहाँ पर लिखा हुआ है, मिलियंस ऑफ अमेरिकन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मिलियन ऑफ अमेरिकन तो हो नहीं सकता, मिलियंस होता है हमेशा, तो मैं ए को गलत कर दूंगा। और मिलियंस ऑफ अमेरिकन नहीं होता, मिलियंस ऑफ अमेरिकन होना चाहिए, ठीक है। तो डी हो गया। ये क्यों है ये आप लोगों को इस टाइम पे लॉजिक पता होना चाहिए कि कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ अमेरिकन और मिलियंस ऑफ अमेरिकन, तो बी और सी मेरे पास रह गए। मिलियंस ऑफ अमेरिकन वॉच द हाई स्पीड चेज एंड मोस्ट वॉज होगा, सही है। ये तो गलत लग रहा है, मोस्ट वॉज तो नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एंड मोस्ट वर लिखा हुआ है, तो मोस्ट वर होना चाहिए राइट, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। तो वॉज और वर में आपको फर्क नहीं पता, बिल्कुल आपको पता है। तो डैट मीन्स बी भी गलत है, तो बचा के मेरे पास सी बचता है, सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी वाली बात थी, मुझे नहीं पता यहाँ पर आप लोगों ने क्यों इसको गलत किया। आधे बच्चों ने इसको जो है स्टूपिड सी रीज़न की वजह से इसको जो है वो गलत किया है, ठीक है जी। वेरी गुड जी, आप लोगों ने बोला कि सी सही है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लासिक सच एज सिंड्रेला और अदर सिमिलर फेरी टेल्स become
distorted from its original. A classic such as Cinderella or other similar fairy tales यहाँ पर जो है मैं इस बिकम पर जाकर स्टक हो गया, मुझे आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मुझे इशू समझ आ रहा है। आप ज़रा देखेंगे कि आपको क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अ क्लासिक सच एज सिंड्रेला और अदर सिमिलर फेरी टेल्स become distorted from its original and sometimes less than positive story when Disney rewrites a tale for public consumption. सिंपल सी बात, तो वो ये करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको समझ आ रही है, वो ये कह रहा है कि क्लासिक सिंड्रेला एक स्टोरी है, जैसा सिंड्रेला है, स्नो वाइट है, थम्बलीना है, रिपंजल है, ठीक है, ये सारी क्लासिक स्टोरीज आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ी होंगी। तो सिंड्रेला जो स्टोरी है, इस तरह की जो क्लासिक स्टोरीज होती हैं और इसी तरह की बहुत सारी और फेरी टेल्स वो जो हैं डिस्टॉर्ट कर ली गई हैं और कभी कभी वो पॉजिटिव से हट के नेगेटिव पे ले जाते होते हैं। पहले पहले बड़ा पॉजिटिव होता था, छोटी स्टोरी होती थी, लेकिन नेगेटिव पे ले जा रहे हैं, ठीक है। कब? जब डिज्नी उसको रीराइट करता है, ठीक है। डिज्नी वो कंपनी है जिसने ये सारी फेरी टेल्स के जो राइट्स है उसको ओन करता है। स्नो वाइट डिज्नी का कैरेक्टर है, आपको पता ही होगा, मिकी माउस फॉर एग्जांपल डिज्नी का कैरेक्टर है। तो डिज्नी जो है जब वो रीराइट करता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन में क्या मतलब है कि आप और मैं बैठ के जब देखते हैं तो हम वो स्टोरी एग्जैक्टली नहीं सुनना चाहते, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगा कर देखना चाहते होते हैं। तो उस वजह से होता ये है कि क्लासिक जो है, जिस तरह सिंड्रेला वगैरह है, वो जो है डिस्टॉर्ट हो गई हैं अपनी ओरिजिनलिटी से, ठीक है। तो सिंपल ये है। अब आप जो हैं बताएं इसका क्या होगा। एंड आएगा इंस्टेड ऑफ, बताएं जी इसे कमेंट्स में ज़रा मुझे बताएं क्या आएगा। अच्छा जी, मुझे तो लगता है इसका ये होगा कि बिकम्स होगा। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं अ क्लासिक सच एज सिंड्रेला और अदर सिमिलरली फेरी टेल्स becomes distorted from its original and sometimes less than positive। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर बिकम की जगह जो है वो बिकम्स आना चाहिए क्योंकि अ क्लासिक लिखा हुआ है सच एज सिंड्रेला, ठीक है। तो अ क्लासिक एक सिंगुलर है तो बिकम्स भी सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। आगे आप देखें, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है एग्जामिनर ने सच एज सिंड्रेला डाला हुआ है, फिर कॉमा और अदर फेरी टेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। एंड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और लिखा हुआ है, और वो भी कॉमा के अंदर लिखा हुआ है कि मतलब जो इतनी ज़रूरी बात नहीं है। तो अ क्लासिक सिंगुलर और बिकम, तो बिकम्स होगा। तो अ क्लासिक, ठीक है। अगर अ क्लासिक अगर आपको समझाने के लिए अ क्लासिक के बाद इस सबको मैं गायब कर दूं, अ क्लासिक, अब आप पढ़ें अ क्लासिक क्या आएगा यहाँ पर, बिकम्स डिस्टॉर्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल। तो बिकम्स अब आपको ज़्यादा लॉजिकल सेंस बना रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है क्योंकि बिकम नहीं बिकम्स होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अच्छा जी, कॉमा के डायरेक्टली बाद और लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं जी मलिया खान, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। और के साथ वर्ब सिंगुलर नहीं, और के साथ हमने नहीं लगाया, हमने जो और से पहले वाली बात है उसके साथ हमने डिसाइड किया कि कौन सा वाला हमारे पास जो वर्ब है वो लगना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बिकम्स के साथ डिस्टॉर्टेड कैसे? क्यों जी बिकम्स के साथ डिस्टॉर्टेड क्यों नहीं हो सकता? बिकम्स डिस्टॉर्टेड, he has become distorted, the information has been distorted, uh, this information becomes distorted when passed through several chains of people। तो distorted का तो मतलब है कि distort हो जाना, चीज़ों को ख़राब कर देना, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, समीन कह रही हैं कि प्लीज़ कीज़ की करेक्शन को यकीनी बनाएं। मुझे नहीं पता जी कीज़ में क्या था, मेरे तो ख्याल से मेरे सामने जिस तरह से की आई है मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं कहीं पर कोई गलती है तो हम देख लेते हैं। सिंड्रेला को रेफ़र कर रहा है ये क्लासिक को बिकम्स, नहीं जी सिंड्रेला को कोई रेफ़र नहीं कर रहा, सही है। इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। अ क्लासिक सच एज सिंड्रेला की बात हो रही है, तो सच एज
एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अ क्लासिक उसको रेफर नहीं कर रहा। अ क्लासिक है, वो उसकी एग्जाम्पल को दिया जा रहा है। तो इसलिए बिकम्स को सिंड्रेला के साथ नहीं मैच करना या अदर सिमिलर फेरी टेल्स के साथ नहीं मैच करना, बिकम्स को टच करना है अ क्लासिक के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अ क्लासिक डेफिनेटली सिंगुलर है जी। ठीक है, चलो री राइट्स, डिज्नी री राइट्स क्यों होगा भाई? डिज्नी है, डिज्नी एक सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर होगा तो वो री राइट तो नहीं करेगा ना, वो मतलब राइट ही राइट्स होगा और दे राइट होता है, राइट। तो जो सिंगुलर है, डिज्नी सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर है, डिज्नी राइट्स, डिज्नी री राइट्स। तो वो तो सिंपल सी लॉजिक है इसमें। अब ये सारे स्टेज के ऊपर भी इतनी सी बेसिक सी अगर आप बातें पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब नहीं, मैं आपको मना नहीं करता इस चीज़ के, लेकिन आप ज़रा इस चीज़ को देखें। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं जी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। उफ, इसमें पता नहीं क्या मुश्किल है, 55 क्वेश्चन बच्चों ने इसको हल किया है। नाइदर द मैन who are listed as administrators nor the woman who is also listed has been appointed to the board. I don't know, इस चीज़ को ज़रा आप देखें, इसके अंदर क्या चीज़ गलत नज़र आ रही है, मुझे तो ऐसा जिसमें समझ नहीं आ रही। मैं फिर खैर अगला मैं पढ़ता हूँ ज़रा। Neither the men who are listed as administrators nor the woman who is also listed have been appointed to the board. अब देखो इसका सबसे पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका सिंपल है, मतलब इसका है, वेट अ सेकंड जी, अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है जी? सीधा सीधा इसका मतलब है नाइदर द मैन। ठीक है, नाइदर जब हमारे सामने आता है तो हमें याद आ जाता है, क्या याद आता है हमारे पास? नाइदर नॉर, आइदर और, सही है, एंड बट, ये सारे आपको याद है, राइट, हमने वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो नाइदर के साथ नॉर लगता है, तो ये सारा सेंटेंस जो है नाइदर होगा और नॉर होगा। ठीक है, अब इनके रूल्स हमारे दिमाग में एकदम से ट्रिगर हो जाने चाहिए और हमें एरर देखना चाहिए। नाइदर द मैन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2-3 यहाँ पर मैन हैं, नाइदर दीज मैन। ठीक है, अब मैं इस तरह कभी कभी मुझे समझ नहीं आती, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ चीज़ें। ठीक है, नाइदर द मैन हु आर लिस्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब को लिस्ट किया हुआ है एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, नॉर द वुमन, ठीक है, ये है मैन, सही है, और फॉर एग्जाम्पल ये है वुमन, नॉर द वुमन हु इज ऑल्सो लिस्टेड, ये भी लिस्टेड है, ठीक है, हैज़ बिकम अपॉइंटेड टू द बोर्ड। अब यहाँ पर देखो हैज़ लगा हुआ है। अब इंसान सवाल यहाँ पर जो है एकदम से इंसान के दिमाग में ट्रिगर हो जाते हैं रूल्स नाइदर नॉर आइदर और के, कि हैज़ यहाँ पर क्यों लगा है? हैज़ यहाँ पर लगा है किसको रेफ़र करने के लिए? हैज़ यहाँ पर लगा है वुमेन को रेफ़र करने के लिए। ठीक है, मैन यहाँ पर आया है, यहाँ पर नाइदर लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉर लिखा हुआ है, यहाँ पर वुमेन लिखा हुआ है, 3 लोग आपके यहाँ पर हैं मतलब प्लूरल, एक बंदी आपकी यहाँ पर है मतलब सिंगुलर। इसके साथ जो आपका वर्ब लगेगा वो वर्ब किसको फॉलो करेगा? जो उसके करीब जो सब्जेक्ट होगा, राइट। ये रूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वर्ब जो है वो वुमेन को फॉलो करेगा। वुमेन क्योंकि सिंगुलर है तो शी हैज़, दे हैव। ठीक है, आपको याद होगा ये। ठीक है, तो आप लोगों को जब ये मेरी बात आपको पेपर में याद आनी चाहिए, ही शी हैज़ दे हैव, इस चीज़ को लिख लो, आपका सेंटेंस खुद ही जो है समझ आ जाएगा यहाँ पर क्या रूल लगना है। ठीक है, तो वुमेन क्योंकि एक है तो हैज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड, तो मुझे लगता है ए बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बी को ज़रा देख लेता हूँ एक बार। नाइदर द मैन हु आर लिस्टेड नॉर द वुमेन हु इज़ ऑल्सो लिस्टेड हैव, क्या चीज़, कॉफ़ी दे दें मुझे प्लीज़, थैंक यू, आई एम सॉरी। अच्छा जी, neither men who are listed as administrators nor the woman who is also listed have been appointed to the board। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वुमन एक है और उसके लिए हैव यूज़ किया गया तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं neither the men who are listed as administrator nor the woman who is, अब वुमेन प्लूरल है और हु इज़ यहाँ पर यूज़ हुआ, तो यहाँ पर हु आर होना चाहिए था। अगर यहाँ पर वुमेन है तो सी भी गलत हो गया। डी देख लेते हैं, नाइदर द मैन हु इज़ लिस्टेड, मैन के साथ इज़ लगाया हुआ तो डी भी गलत हो गया, तो बच बचा कर मेरे पास ए हो गया, तो ए बिल्कुल ठीक है। आई हैव नो आइडिया कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने इसको गलत क्यों किया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा जी, शाह खान कह रहे हैं सर आपके माइक में क्या प्रॉब्लम है जी? अच्छा जी, नाइदर मैन,
आपने माइक के स्पेलिंग लिखे हैं MIKE, ठीक है, MIKE माइक के स्पेलिंग नहीं होते। माइक जो एक वर्ड है वो निकला हुआ है माइक्रोफोन से, ठीक है, और माइक्रोफोन से जो वर्ड निकला हुआ है माइक वो है MIC, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने स्पेलिंग सही करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माइक में आज क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं आप और आप इस तरह की स्पेलिंग लिखते हैं, अफसोस होता है, दुख होता है देखकर जी। शाहखान साहब इसको ज़रा सही करें आप माइक की स्पेलिंग को। सर एक सेंटेंस में अगर नाइदर आ रहा है तो अगले हिस्से को नॉर के बाद वाले हिस्से को इंटेरोगेटिव बना देते हैं यार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपको बनाना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। हमने एक सेंटेंस पास में किया था, मुझे अब एग्जैक्टली वो वाला केस याद नहीं है, केस टू केस मुझे चीज़ें याद होती हैं, लेकिन हाँ आप बना देते होते हैं अक्सर औक़ात। वो अब एक पर्टिकुलर केस था, मुझे अब वो सही तरह याद नहीं आ रहा। ठीक है जी। अच्छा, बिनते नजफ़ कह रही है जी माय क्वेश्चन। बिनते नजफ़ आपका क्वेश्चन है जी, मैंने आपके क्वेश्चन को देख लिया है, सही है। इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि जो है आप एग्जैक्टली कौन से वाले सेंटेंस की केस की बात कर रहे हैं। शाहखान इस तरह से स्पेलिंग नहीं, मैसेजेस के अंदर भी जो है वो सही सी सेंटेंसेस लिखा करें, सही सी। अब चलें, अब आप ये आप मैसेज क्या बात आप कर रहे हैं माइक। अब मैसेज के अंदर आप छोटा मैसेज लिखते हैं, बड़ा मैसेज लिखते हैं। जब छोटा मैसेज लिखते हैं तो MIC में 3 वर्ड्स हैं, MIKE में 4 वर्ड्स हैं, तो आप 4 वर्ड लिखना चाहेंगे, 3 वर्ड लिखना चाहेंगे, सेंटेंस भी आपकी स्पेलिंग भी सही होगी और आपका SMS भी बन गया, सीधी सी बात है। क्यों गलत SMS करने का ये मतलब तो नहीं होता कि आप स्पेलिंग ही अपने सारे जो है वो स्क्रू अप कर देंगे, ये तो गलत बात है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, बड़ा सिंपल सा है जी, इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। While the young analyst is bothered by the fact that his friend is not very skilled behind the wheel. Behind the wheel का क्या मतलब होता है, ज़रा मुझे लिखकर बताएं। आई होप कि आपको इसका मतलब आता हो। व्हील का क्या, टायर के पीछे कुछ छुपा हुआ है, व्हील के पीछे कुछ छुपा हुआ है, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, ज़रा मुझे लिख के बताएं। While the young analyst, ठीक है, कोई लड़का है, यंग एनालिस्ट है। While the young analyst is bothered by the fact that his friend is not very skilled behind the wheel, each of his other redeeming qualities compensates for his driving ability, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यंग एनालिस्ट जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बॉदर होता है कि उसका दोस्त जो है उसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। बिहाइंड द व्हील का मतलब है कि जो आप स्टीयरिंग जो पकड़ा होता है जिस बंदे ने, या में जो बंदा गाड़ी चला रहा होता है, मतलब गाड़ी की व्हील्स के पीछे कौन बंदा है जो उन व्हील्स को चला रहा है, उस बंदे को कहते हैं द मैन बिहाइंड द व्हील, मैन बिहाइंड द व्हील्स, ठीक है, ये कहते होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि यार वाइल वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपने इस दोस्त की इस डेफिशिएंसी से कि वो ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं करता। ईच ऑफ हिज अदर रिडीमिंग क्वालिटीज़, लेकिन इसके अलावा उसकी जितनी भी दूसरी क्वालिटीज़ हैं वो उस कमी को पूरा कर देती हैं, ठीक है। बस सिंपल इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब ज़रा इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ए के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई थी, मुझे ए बिल्कुल ठीक लग रहा था, ठीक है। अगला वाला ज़रा देखते हैं। अगला वाला है, वेट अ सेकेंड जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, While the young analyst is bothered by the fact blah blah blah, ठीक है, मुझे ए के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। मैं बी के अंदर ज़रा देख लेता हूँ, आप लोगों के ज़रा कमेंट्स में देख लूँ जल्दी से, क्या कमेंट्स हैं। वेरी गुड जी, ड्राइविंग इज नॉट गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या चीज़ है जी, यहाँ पर सिंपल है, while the young analyst is bothered by the fact, बी ऑप्शन को मैं पढ़ रहा हूँ, while the young analyst is bothered by the fact that his friend is not skilled behind the wheel, comma each of his other redeeming qualities compensate, सही है, for his driving ability। अब ये देखें जी, मुझे एकदम से वर्ब नज़र आ गया, compensate। compensate का मतलब क्या है कि कमी को पूरी कर देना, ठीक है, कंपनसेशन किसी चीज़ की दे देना, ठीक है। तो कंपनसेट्स यहाँ पर था, यहाँ पर कंपनसेट है। तो मैं ज़रा जल्दी से ये देखता हूँ कि कंपनसेट जो वर्ब है वो किस नाउन को रेफर कर रहा है। हिज अदर रिडीमिंग क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ जो है, एक सेकंड, वाइल द यंग ब्ला 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 बिहाइंड द व्हील ईच ऑफ हिज अदर रिडीमिंग, हाँ ईच ऑफ हिज, क्वालिटीज़ नहीं, ठीक है, इस चीज़ को समझने की अब यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। ईच ऑफ हिज अदर
रिडीमिंग क्वालिटीज कंपनसेट्स। तो ईच अगर यूज़ हो गया है तो ईच सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, इस चीज़ को देखें। क्वालिटीज़ उसकी बहुत सारी हैं, ठीक है, तो लेकिन ईच अगर यूज़ हो गया, ईच ऑफ दिस क्वालिटी, दिस ऑल ऑफ दिस क्वालिटीज़, ईच अगर यूज़ हो गया है तो डैट मीन्स कि अब हमने आगे जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। तो ईच अगर लगा हुआ है तो कंपनसेट सही है, यहाँ पर ईच लगा हुआ है तो कंपनसेट गलत है, कंपनसेट्स होना चाहिए तो बी गलत है। अगला देखते हैं, while the young analyst is bothered by the fact that his friend is not very skilled behind the wheel, each of his other redeeming qualities, again compensate आ गया है, दोबारा यहाँ पर भी compensate लिखा हुआ है, each भी है, compensate भी है, तो C भी गलत, D भी गलत, तो बच बचा के A रह जाता है। 70% बच्चों ने ऑलमोस्ट इसको गलत किया है। क्या आता है इसमें गलत करने वाला? इस ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है जनाब। इसमें क्या है, ठीक है, वेरी गुड जी। अच्छा जी, चलें जी, अगला जल्दी से हम देखते हैं जी, अगला क्या है। द टीचर नॉट ओनली 78%, ऑलमोस्ट 80% बच्चों ने इसको गलत कर दिया है। इस क्वेश्चन में क्या था देखते हैं जी। द टीचर नॉट ओनली वॉन्ट्स स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क। टीचर जो है नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके बच्चे चुप करके बैठे रहें, बल्कि वो ये भी चाहता है कि वो कुछ ना कुछ काम भी करें। सिंपल से इसका मतलब है, ठीक है। अब इसमें क्या गलती है? द टीचर नॉट ओनली वांट्स स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क, ठीक है, मुझे सही लग रहा है। बी को देखते हैं, द टीचर वांट्स स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क, बी भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। सी देखते हैं, द टीचर नॉट ओनली वांट हिज स्टूडेंट्स, तो टीचर जो है वो वांट्स कर सकता है, वांट नहीं कर सकता, तो सी तो सीधा गलत है। द टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क, तो डी के अंदर भी कोई खराबी नजर नहीं आ रही। द टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर बताएं जी, ए बी और सी तीनों बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस लग रहे हैं, क्या सही हो सकता है? अरे नहीं है साथ, आपने नहीं डिस्टर्ब किया, चल रहे हैं यार। अच्छा जी, इसके अंदर अगर आप देखें, मैं आपको हिंट देता हूं, पैरेलल्स, ये अगर आप अपने जहन में लाएं तो ये सेंटेंस आपके लिए जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स बन रहे हैं वो बड़ा आसान हो जाएगा। द टीचर नॉट ओनली वांट्स हिज स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें, पहले ए और बी में देखते हैं क्या गलती है, ठीक है। ए और बी को अगर देखें, द टीचर नॉट ओनली यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर क्या हुआ है बी में, द टीचर वांट्स हिज स्टूडेंट्स नॉट ओनली बाद में आ गया, ठीक है। अब जब नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पैरेलल स्ट्रक्चर्स का सीधा होना बड़ा ज़रूरी है। नॉट ओनली के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद भी वो वाला स्ट्रक्चर पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप ऑप्शन नंबर ए को देखें, द टीचर नॉट ओनली से ये नॉट ओनली के बाद का स्ट्रक्चर देखें, वांट्स स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क, वांट्स स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट टू डू द टास्क, दोनों थोड़े से नॉन पैरेलल फील हो रहे हैं। क्या सेंटेंस को बेहतर बनाया जा सकता था? बी को ज़रा देखते हैं, बी में क्या है, द टीचर वांट्स स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क, ठीक है। तो टू कीप क्वाइट, टू डू द टास्क, दोनों ज़्यादा पैरेलल फील हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। द टीचर वांट्स हिज स्टूडेंट्स, ठीक है, उसने पहले बता दिया, वांट्स का वर्ड पहले लिख दिया, क्या वो चाहता है, अब बता रहे हैं क्या चाह रहा है, ना कि ये वो चुप रहें बल्कि ये भी कि वो काम भी करें, ठीक है। तो ये सेंटेंस ज़्यादा पैरेलल नेचर फील हो रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो अच्छा लग रहा है। डी को देखते हैं, द टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा, द टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पर, द टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स, wanted his students
आई बिलीव कि इस वाले सेंटेंस में मुझे साफ साफ समझ आ रही है कि थोड़ा सा मसला है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। द टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स, अब पास्ट में बात हो रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। द टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स क्या, नॉट ओनली टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क। तो ये वाला सेंटेंस के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मसला है। जिसने ये वाला क्वेश्चन बनाया है उसने जो है इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों को जो है उसने सही रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स में गलती आ गई होगी। तो आप मुझे जो है कमेंट्स वाले सेक्शन में ज़रा बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन पैदा हुई है। बताएं जी, डी के अंदर क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मुझे तो ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। आप मुझे ज़रा कमेंट्स के अंदर करके बताएं। इतने सारे 120 बच्चे मेरे साथ इस टाइम पे अवेलेबल हैं, आप बताएं क्या होगा यहाँ पर। लारा लॉरेन कह रही हैं कि वीडियोस आपके लेक्चर्स कहाँ पर हैं। नियर पियर पर हैं जी, www.nearpeer.org, वहाँ पर आप जाएं। लिख लेता हूँ मैं आपके लिए .nearpeer.org, सॉरी, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर एमडी कार्ड को जाकर क्लिक करें, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने कौन से लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। और वो इस टाइम पे सारे लेक्चर्स इनफैक्ट फ्री भी पड़े हुए हैं। इस टाइम पे तो हम सब बच्चों को फ्री में उसके अंदर इनरोल कर रहे हैं, तो वी आर नॉट इवन हैविंग एनी फीस फॉर दैट। तो प्लीज़ जाएँ, उसका फ़ायदा उठाएँ और हमारे कोर्सेज़ को आप पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें अब आप लोग जो है बोलना शुरू हो गए हैं कि बी और डी जो है दोनों ही सही हैं, दोनों के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन को मैं आप लोगों पे ब्लेम नहीं करूँगा कि अगर आप में से 80% बच्चों ने सवाल किए, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। ठीक है जी, बी और डी दोनों ठीक है जी, ये नहीं कह सकते कि बी ज़्यादा सही है डी। मेरे पास डी को गलत करने के लिए कोई मेरे पास सॉलिड लॉजिक नहीं है। अगर आपके पास अगर कोई लॉजिक है तो आप मुझे बताएं, मैं जो हो उसके ऊपर गौर व फिक्र करूँगा। ठीक है जी। आईना कह रही है कि सर वैसे प्रेसिडेंट को प्रेफर करते हैं पास्ट पे, लेकिन देखें जी प्रेफर तब होता है जब, ये तो वो वाली बात होगी ना कि यार हम एक्टिव वॉइस को प्रेफर करते हैं पैसिव वॉइस के ऊपर, ठीक है, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन अगर अब मिसाल के तौर पे मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यार टीचर इस टाइम पे रूम के अंदर पढ़ा रहा है, ठीक है, मैं अंदर देख कर आता हूँ, टीचर से बात करके आता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, प्रिंसिपल को बताता हूँ, प्रिंसिपल को बोलता हूँ, इस करंट सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ कि टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द वर्क। तो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं टीचर जो है पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर के पास मैं दिन को सुबह को मैं गया था और अभी शाम हो गई, शाम को मैं प्रिंसिपल के पास गया और प्रिंसिपल को मैं बता रहा हूँ सुबह की आप भी थी कि सुबह को मैं टीचर के पास गया था, तो सुबह को टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स, तो मैं वांट्स नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा वांटेड हिज स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू कीप क्वाइट बट ऑल्सो टू डू द टास्क। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, सिनेरियो पे डिपेंड करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, तो दोनों अपनी जगह पे सही है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलें, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा गौर फिक्र से हमें देखना पड़ेगा। अगर मेरी टीम में से इसको भी कोई देख रहा है तो प्लीज़ ज़रा इस चीज़ को ज़रा देखें। इस तरह की गलतियाँ जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज भी करती हैं। तैयबा अली अगेन वांट्स वांटेड दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं आपको बोल दूं कि हाँ वांट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ जहाँ पर मिस्टेक है उस चीज़ को समझना चाहिए कि मिस्टेक क्यों है, और ताकि फिर ही आप चीज़ों को सही तरह से आगे लेकर जाए। सर इस तरह तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पास्ट और प्रेजेंट का क्लैश आता है। खैर वो मुमकिन और बात है जी, यहाँ पर वो चीज़ नहीं आती। ठीक है जी, चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। वास्ट फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कैरिड ऑन हेयर थिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इसमें क्या चीज़ है जी, बहुत बच्चों ने इसको गलत किया है। वास्ट फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कैरिड, यहाँ पर इज क्यों है जी, सीधी सी बात है, वास्ट फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक प्लूरल चीज़ है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वास्ट फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वास्ट फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन आर कैरिड ऑन हेयर थिन फाइबर ऑप्टिक्स। तो सी यहाँ पर गलत है, सीधी सी बात है जी, अब बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम चले गए हैं तीसरे वाले टेस्ट डिस्कशन की तरफ, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 सिर्फ आपके सवाल रह गए हैं। ठीक है, तो 6 सवालों को जल्दी से कवर करते हैं और इस वाले सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, अब आप मेरे साथ जो है थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी को कवर कर दूंगा। ठीक है, इस वाले सेंटेंस को देखें, इसमें क्या गलत है जी, मैंने आपको हमेशा बताया जब 3 लोगों की बात की, यू ही एंड आई सेंड ईच अदर बर्थडे कार्ड्स एवरी ईयर,
ठीक है। तो अब आप ये देखें प्रोनाउंस की बात हो रही है, ठीक है, सीधे से प्रोनाउंस है। जब आपने 3 लोगों को रेफ़र करना है, किसी और की बात करनी है, जो सामने बैठा है उसकी बात करनी है, अपनी बात करनी है, तो सबसे आखिर में आप अपने आप को रखते हैं, सबसे शुरू में आप उसको रखते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और जो थर्ड पर्सन जो उस टाइम पे वहाँ पर मौजूद नहीं है उसको आप बीच में रखते हैं, ठीक है। तो यू, ही एंड आई बिल्कुल सही है। हाई, ई एंड यू यहाँ पर देखते साथ ही गलत हो गया। यू, आई एंड ही ये भी देखते साथ गलत हो गया। यू, ही एंड आई बिल्कुल ठीक है। तो ए और डी में जो है अब हमें कन्फ्यूजन है कौन सा सही होगा। यू, ही एंड आई सेंड ईच अदर बर्थडे कार्ड्स एवरी ईयर। ईच अदर तब होता है जब ये 2 लोग जो हैं ये एक दूसरे को जो है चीज़ें सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 3 लोग हैं तो ये 3 लोग जो हैं ये अगर एक दूसरे को चीज़ सेंड कर रहे हैं तो ये ईच अदर है, ये एक दूसरे को कर रहे हैं तो ईच अदर है, ये एक दूसरे को कर रहे हैं तो ये ईच अदर है। लेकिन जब ये इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, ठीक है, तो जब ये तीनों एक दूसरे को जब चीज़ें सेंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ईच अदर फिर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है वन एंड अदर, ठीक है, ठीक है। तो अगेन जिस तरह से होता है 2 लोगों के बीच में अगर बात है तो ये बात है बिटवीन वाली बात, ठीक है। लेकिन अगर 3 लोगों के अंदर अगर बात चल रही है तो लोग कहते हैं ना प्लीज़ कीप दिस थिंग बिटवीन अस। 2 लोग अगर हैं लेकिन 3 लोग हैं तो क्या होगा, प्लीज़ कीप दिस थिंग अमंग आवरसेल्व्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आना चाहिए बिटवीन इज यूज फॉर 2 पीपल, ठीक है, एंड अमंग इज यूज फॉर पीपल that are 3 in quantity और more than 3 in quantity, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो अब डी को देखें, यू, ही एंड आई सेंड वन एंड अदर बर्थडे कार्ड्स एवरी ईयर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी जल्दी जल्दी, ठीक है। कितने क्वेश्चन हमारे पास रह गए, हमारे पास जो है 5 क्वेश्चन अब रह गए हैं जी। 5 क्वेश्चन जल्दी से कवर करते हैं। ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ द इविल स्पिरिट विच वॉज नो लॉन्गर एबल टू लिव देयर, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कुछ बुक की लाइन थी उसको निकाला है। आगे कुछ और भी बुक्स की लाइन थी जो मेरे टीए ने बनाई थी और मैंने उसको डिस्करेज किया था कि बुक्स की लाइन्स को ना यूज़ करो क्योंकि बुक्स की लाइन्स में बहुत सारी चीज़ों का सर पैर नहीं होता। MEUHS उसको उठाकर दे दिया करता था और अब तो क्योंकि नम्स जो है वो बना रहे हैं आपका पेपर, तो बुक की लाइन्स तो आनी ही नहीं है। बट एनीवेज इसको देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ इविल स्पिरिट which was no longer able to live there। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। he spent the night in the house of evil spirit, मतलब कोई रूहें वगैरह वहाँ पर थी, ठीक है, which was no longer able to live there। I don't know इसका क्या मतलब है कि उसने रात जब स्पेंड की उस घर में जहाँ पर evil spirit रहती थी, तो पता नहीं ये वाला बंदा शायद उससे भी ज़्यादा evil था जिसकी वजह से वो स्पिरिट अब वहाँ पर है ही नहीं सकती। I don't know इसका जो भी मतलब था। खैर हमारे सामने अभी अंग्रेजी है तो बस उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैट फील्स वेरी डिफिकल्ट आई गेस कि वो ईविल स्पिरिट के घर पे रहा और अब ईविल स्पिरिट उस घर में रह नहीं सकती। अजीब सी बात है। ईविल स्पिरिट विच वॉज नो लॉन्गर एबल टू लिव देयर, पता नहीं क्यों जी। एनीवेज ही स्पेंड द नाइट देयर, स्पेंड बिल्कुल ठीक है, पास की बात हो रही है। स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ ईविल स्पिरिट विच वॉज नो लॉन्गर एबल टू लिव देयर, ठीक है जी। बी क्या है, ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ द ईविल स्पिरिट्स विच वॉज, तो स्पिरिट्स अगर प्लूरल है तो वॉज नहीं लगना चाहिए, बी गलत हो गया। ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ इविल स्पिरिट विच वॉज नो लॉन्गर एबल टू लिविंग देयर कंटिन्यूस में तो होना नहीं चाहिए, सी भी गलत। ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ इविल स्पिरिट्स हु वॉज, तो स्पिरिट्स और वॉज नहीं होना चाहिए, डी भी गलत है। तो अगेन मैं ए पर आऊँगा, इविल स्पिरिट विच वॉज, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं ए को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ठीक है जी। ये भी चीज़ समझ आ गई, कोई मसला इसमें नहीं था। मानूर शहजादी कह रही है प्लीज रिव्यू द प्रीवियस क्वेश्चन, इट कैन बी वास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, क्या बात आपकी हो रही है जी, प्लीज रिव्यू क्वेश्चन, इट कैन बी वास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज, यार वास्ट फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वास्ट फ्लोज ऑफ वाटर एक नॉर्मली क्वेश्चन आता होता है, वास्ट फ्लोज ऑफ वाटर उसका क्या हो रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारी है, ठीक है। तो वास्ट फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन आर कैरिड
ऑन थिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक मेरी जब डेलिब्रेशन हो रही थी तो एक ये बात भी हो रही थी कि क्या नाम है, यहाँ पर आर इस रहने देते हैं लेकिन यहाँ पर इन डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि थिन फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से अगर फिजिक्स अगर पढ़ी हो तो ये आपकी ऑप्टिक केबल होती है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन तार के अंदर जा रही होती है, तो ये भी एक चीज़ है। तो वास्ट फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कैरिड इन हेयर थिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ये वाला सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग जो है आपस में डिस्कस करें, कमेंट्स के अंदर बताएं यहाँ पर इन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैं तो जानबूझ के आपके सामने ये वाला सवाल रखा है, ज़रा इसको देखें एक बार, ठीक है। लेकिन देयर इज़ अ रीज़न मैं जो हूँ इसको ऑन पे रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसको ज़रा देख लें एक बार, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है जी, ये कितना 4 सवाल रह गए हैं, आखिरी 4 सवाल रह गए हैं, इसको ज़रा देखते हैं। आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग, अगेन किताब की लाइन है जी, मुझे किताब की लाइनों से बड़ी सख्त नफरत है, लेकिन अब अगर है टेस्ट के अंदर आप लोगों ने किया है तो देख लेते हैं। आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टेड केस ऑफ अल्लाह, मैं यहाँ पर रिटर्न ऑफ हो गया हूँ, ठीक है। मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर गलती है, मैं किसी चीज़ को जाकर देखता हूँ, मैं कहता हूँ ओ वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग आइडिया, तो मैं इंटरेस्टिंग यूज़ करता हूँ, इंटरेस्टेड नहीं कहता, ओ वाओ व्हाट एन इंटरेस्टेड आइडिया, तो मुझे पता है कि यार यहाँ पर ही गलती है, ठीक है। आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस, तो इंटरेस्टिंग केस नहीं, इंटरेस्टेड केस नहीं, इंटरेस्टिंग केस आना चाहिए, तो ए मेरा जो है सही है, ठीक है। आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस, इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट एन एक्विजिशन आई शुड बी टू अ क्लास, ठीक है, मतलब क्लास अगर ले लेती है तो कितना इंटरेस्टिंग होगा क्लास के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे बुक की लाइनों से हमेशा ये मसले, मिसाल के तौर पे मैं आपको हमेशा बता के थक गया हूँ कि पंक्चुएशन के अंदर अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर आपके पास हैं और ये भी अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कॉमा से नहीं मिलवाया जा सकता। लेकिन अगर हम जो है वो देखें, बुक को देखें, तो बुक के अंदर जो है आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस, इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और कॉमा के बाद वाला जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो उसको बीच में उन्होंने कॉमा से वो किया हुआ है, जबकि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बुक की अगर लाइन उठाकर देखें तो बुक की लाइन में यहाँ पर कॉर्नर लगा हुआ है और उसके बाद बाकी की जो है कोई बात कंटिन्यू हुई है, मैंने देखी थी। लेकिन अगेन द पॉइंट है इसके 2 डिपेंडेंट क्लॉज को उसने आपस में मिलाया हुआ है, ठीक है, जो कि एक गलत है, रॉन्ग कन्वेंशन ऑफ इंग्लिश जो है उसको कभी कभी बुक के अंदर यूज़ किया होता है। इस वजह से मैं बुक की लाइन्स को बहुत अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इवन यूएचएस भी बुक की लाइन्स को उसने यूज़ करना छोड़ दी, इवन वो भी एक्नॉलेज करता है कि उसके अंदर भी गलतियाँ होती हैं और वो भी सही तरह से कॉन्सेप्ट को चेक नहीं किया करते, ठीक है। तो यस, इस वाले क्वेश्चन में सिंपल ये वाली बात थी, ठीक है जी। अच्छा लारा लॉरेंस कह रही है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। देखें जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर ये है और डिपेंडेंट क्लॉज अगर ये है, ये इंडिपेंडेंट, अगेन ये खैर ये पंक्चुएशन की फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा मुझे, क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा इस सारी, तो इसको जो है मेरे ख्याल से लेक्चर्स अगर फ्री पड़े हुए न्यू ईयर पे सारे के सारे, तो पंक्चुएशन उसमें से आप देख लें, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ऑप्शन थर्ड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द अदर इज द वर्ल्ड ऑफ फेथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माओ थॉट थ्रू आउट चाइना विद लिटिल रेड बुक। क्या चीज़ है जी? द अदर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फेथ, मतलब एक जो दूसरी दुनिया है, मतलब ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये अगर पूरी दुनिया है, ये चाइना है। द अदर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फेथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माओ थॉट थ्रू आउट चाइना, ठीक है, मतलब अगर बाकी दुनिया जो है वो जो है कोई फेथ वगैरह नहीं है, लेकिन चाइना जो है वो माओ कौन था? माओ जो है उनका फाउंडर था, जिस तरह हमारे फॉर एग्जाम्पल कायद आज़म थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके माओ मतलब नॉट एग्जैक्टली फाउंडर हम कह सकते हैं, बट हम कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी लीडर कह सकते हैं, वो उनके लीडर एक थे। तो माओ ने जो है उनको जो है एक डेवलपमेंट की एक किट दी थी, ठीक है। तो द अदर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फेथ, सही है, द वर्ल्ड इज़ ऑफ द फेथ कॉमा ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माओ थॉट थ्रू आउट चाइना, ठीक है, विद लिटिल रेड बुक। अब यहाँ पर एक गलती आ रही है, ठीक है। अब ये जिन लोगों को हिस्ट्री थोड़ी सी पता है वो ज़्यादा इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री नहीं भी पता तो इट्स फाइन। अभी ये सेंटेंस ये कह रहा है कि द अदर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फेथ ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, तो अदर भी सही है, द वर्ल्ड भी सही है, द डेवलपमेंट भी सही है, ठीक है। विद लिटिल रेड बुक जो है यहाँ पर ख़राबी है। क्यों ख़राबी है? क्योंकि माओ ने जो थॉट चाइना का दिया, जो नए चाइना का थॉट दिया, जो फेथ की बात की, डेवलपमेंट की बात की, उसने किसके थ्रू की? एमी कोई रैंडम बुक, एमी कोई लाल रंग की सड़क पे पड़ी हुई रेड बुक आपको नजर आई है, उसने बोल दी कि हाँ भाई ये वाली रेड किताब है जिस पर आपने पढ़ना है। नहीं, एक स्पेसिफिक रेड किताब जो उसने लिखी थी, बनाई थी, ठीक है, लोगों को दी थी, लोगों को पढ़ने को बोला था,
सही है, और फिर उसी की बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, रेवोल्यूशन आई थी, सारा कुछ आया था, वो उस छोटी सी लाल किताब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, विद द लिटिल रेड बुक, स्पेसिफिकली विद द लिटिल, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, लिटिल रेड बुक जो है वो एक चीज़ का नाम था, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही था, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। वेरी गुड हाफिज शहरियार सर, द लिटिल द आएगा, जाहिद वेरी गुड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखते हैं जी। अगेन ये मेरे ख्याल से वो था बुक का, वो था सही है, इसको ये वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसको भी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको डिस्कस ज़रूर करूंगा, लेकिन आप पर इसका ऑप्शन छोड़ूंगा, ठीक है। आई होप कि नम्स इस तरह के क्वेश्चन ना बनाए, थोड़े से ज़्यादा बेहतर बनाए, ठीक है। लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या था। इन द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, लेकिन बुक ने भी इसके अंदर कॉमा नहीं डाला हुआ, तो चला खैर है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, चलो। इन द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दीज एक्सपेरिमेंट तो होगा नहीं, तो ए तो यहाँ पर ही गलत हो गया, दीज एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए, छोड़ो मिस कराते हैं, बी पे चलते हैं। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स पैस्चर फाउंड दैट सम जर्म्स वर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाई हीट, बिल्कुल ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। सी को देखते हैं, इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स पैस्चर फाउंड दैट सम जर्म्स इज वेरी डिफिकल्ट, सम जर्म्स जर्म्स के साथ इस तो नहीं लग सकता, जर्म्स आर होगा या वर होगा, तो सी भी गलत हो गया। अब डी को देखते हैं, इन द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स पैस्चर फाउंड दैट सम जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय हीट, ठीक है, और फिर उसके आगे सेंटेंस जो है कंटिन्यू होता है बुक के अंदर। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस को देख रहा था तो मुझे भी कंफ्यूजन इसके अंदर हुई थी, मुझे बी और डी दोनों बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, मैं इनमें से सिलेक्ट एक नहीं कर पा रहा। आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ज़रा सेलेक्ट करें इसके अंदर, ठीक है, कौन सा सही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों सही हैं। टेस्ट बनाने वाले ने जो है यहाँ पर एक बोंगी छोड़ी है, ठीक है, कि उसने जो है दोनों को जो है वो कर दिया है, इस तरह से बनाया है कि मेरे ख्याल से दोनों ही सही हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कोई अपनी तरफ से बोंगी ना मारी हो, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया हो, ठीक है, हो सकता है कि मैं बोंगी मारूं बैठ के, मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं इसलिए आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इसमें क्या सही होगा। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स पैस्चर फाउंड दैट सम जर्म्स वर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय हीट, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, फाउंड दैट सम जर्म्स आर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय हीट। तो इन दोनों में से कौन सा वाला सही होगा? अगर आपके सामने दोनों आ जाते हैं, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, आप बताएं जी। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, की में डी है जी, की में बिल्कुल डी है जी, ये मुझे पता है। कुछ लोगों ने बी लगाया था जी, ऊपर भी लोग बी कह रहे हैं। डी बुक वाली लाइन है, बुक के अंदर तो देखें ये लगा हुआ है मेरे ख्याल से, डी मेरे ख्याल से, एक बुक में क्या लिखा हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, बुक के अंदर लिखा हुआ था सम जर्म्स वर वेरी डिफिकल्ट, नहीं मेरे ख्याल से हाँ, बुक के अंदर जो है वो डी लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन बी भी इस तरह से गलत नहीं है। फिर आयान बताएं जी, डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट का क्या रूल है, हमें भी बताएं, हमें तो नहीं समझ आ रही, ठीक है, ये चीज़ आप मुझे भी ज़रा बताएं, फिर इस पे आखिर में आते हैं, ठीक है। सबसे आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जी, सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, द न्यूज़पेपर हैड टू पे 2 मिलियन पाउंड्स, सही है, ये देखें इसको कैसे पढ़ते होते हैं, जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो या ये लिखा हुआ हो तो आप किस तरह पढ़ते हैं इसको, 2 मिलियन पाउंड्स या 2 मिलियन डॉलर्स, 2 मिलियन यहाँ से फिर डॉलर, आप इस तरह से वो पढ़ते हैं, ठीक है। द न्यूज़पेपर हैड टू पे 2 मिलियन पाउंड्स, ये पाउंड का साइन है, ये डॉलर का साइन है, ठीक है, ये पाउंड होता है और ये डॉलर होता है, 2 मिलियन पाउंड्स इन डैमेज आफ्टर पुटिंग अनट्रू स्टोरीज अबाउट अ पॉलिटिशियन। यहाँ पर देखते साथ ही मुझे समझ आ गई है 68% बच्चों ने क्यों इसको गलत किया, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं पहले भी एक सेंटेंस एक टेस्ट सेशन में बात की थी कि डैमेज और डैमेजेस में फ़र्क होता है। जब आपने किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाना होता है, सही है, उस पर उससे फिर पैसे लेने होते हैं डैमेजेस का, तो उसको डैमेजेस कहते हैं, डैमेज नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि डैमेजेस कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो द न्यूज़पेपर हैड टू पे 2 मिलियन डॉलर्स इन डैमेजेस आफ्टर प्रिंटिंग अनट्रू स्टोरीज अबाउट अ पॉलिटिशियन, तो डैमेजेस यहाँ पर बी सही है, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई हो, ठीक है, और अब आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक देम, ठीक है। अगर आपके ऐसे भी कुछ सवाल थे ड्यूरिंग द सेशन भी, अगर कोई चीज़ थी जो मुझसे रह गई हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, इस वाले सेंटेंस के अंदर अभी भी कन्फ्यूजन है, अगर आप लोग अगर कन्फ्यूजन दूर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। उम्मे हानी कह रही हैं टेंस एग्रीमेंट, अच्छा तो टेंस एग्रीमेंट के हिसाब से तो फिर बी सही होगा, क्योंकि फाउंड, पैस्चर फाउंड, तो फाउंड तो पास्ट की बात है, तो जर्म्स वर डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय तो पास्ट की बात है,
लेकिन बुक में फिर गलत लिखा हुआ है। अगर बुक में गलत लिखा हुआ तो हम फिर बुक को क्यों फॉलो कर रहे होते हैं, ये भी एक सवाल है, ठीक है। सही है, इसको भी ज़रा देखने वाली बात है जी। अच्छा जी, और क्या चीज़ है इसके अंदर जी, उसको ज़रा देख लेते हैं। टेंस एग्रीमेंट डी। अच्छा, यासिर कह रहे हैं बी प्यारा लगा तो लगा दिया, बिल्कुल ठीक है जी, मैं भी ये देख रहा होता हूँ प्यारी क्या चीज़ लग रही होती है, क्या नहीं लग रहा होता, ठीक है जी। अच्छा जी, डैमेजेस वाला तो बिल्कुल ठीक है, वो तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लारा लॉरेन पूछ रही है सर बुक की लाइंस इंपॉर्टेंट है, मेरे नहीं ख्याल से बुक की लाइंस इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता नम्स ने आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक को खोल के भी देखना है अपना सवाल बनाने से पहले, तो मुझे नहीं लगता ये वाली बात। अली शेर खान ने अच्छी बात की है सर, ये फैक्ट है तो आर आएगा, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आज तक फैक्ट है, आज तक वो वाले जर्म्स जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर नहीं मरते, उनको 10 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट से भी बढ़ाना पड़ता है तब जाकर वो जर्म्स मरते हैं, क्योंकि एक गिवन फैक्ट है, ये आज तक ये वाली चीज़ चल रही है, तो इस वजह से आर लगना चाहिए, तो इस वजह से बुक के अंदर भी आर लगा हुआ है। तो दिस इज़ वन लॉजिक जो मैंने भी अपने लिए बनाई थी, मुझे अच्छी लगी थी ये लॉजिक, कि इन द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स पैस्चर फाउंड दैट सम जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फाउंड समथिंग विच इज़ ट्रू इवन टिल नाउ, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने जो है वहाँ पर आर लगाया है, वर्ड नहीं लगाया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो वाले जर्म्स पहले इस तरह के थे और अब इस तरह के हो चुके हैं। तो उसने फाउंड उस टाइम पे वो वाली चीज़ की थी, कौन सी वाली चीज़ उस टाइम पे फाउंड की थी, जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, सम जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय हीट। तो बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आई बिलीव कि बी ऑप्शन पे गलत हो जाता है और डी ऑप्शन जो है वो फिर सही हो जाता है। अगेन ये देखने वाली बात है। सर बी पास्ट टेंस वर ही आएगा, सर बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट क्यों नहीं था उस सेंटेंस पे, बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट, वो तो फिर मेरे ख्याल से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आएगा, बी भी लग सकता है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हो जाएगा। बुक लाइन सब मुझे नहीं लगता जाएंगी, टेक्स्ट एग्रीमेंट बी इज रॉन्ग। रहमान तनवीर पूछ रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है जी। सर मैं कैसे बताऊं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो इसको आप क्या में रखते हैं और उसको, एक घर है, घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले आप बेस खोदते हैं, फिर सरिया लगाते हैं, लेंटर डालते हैं, ईंटें लगाते हैं, छत डालते हैं, पेंट करते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, स्ट्रक्चर बना दिया, राइट। तो इसी तरह सेंटेंस में माई नेम इज़ अली, इसमें नाउन यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आई एम वर्किंग, आई एम हैविंग फूड, तो ये स्ट्रक्चर्स है ना, 3-4 इसमें चीज़ें मिली हैं तब जाकर एक सेंटेंस बना है। तो स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए। मियाँ वलीद थैंक यू सो मच, आपने बोला कि आपको बड़ी खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है जी लाइव आकर, फॉर श्योर। बिन्ते नजफ आपका क्या सवाल है, मुझे बता दें जी, लिख के बता दें, सर ना लिखे हैं, मुझे फिर ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। चलें जी, मेरे ख्याल से बातें काफ़ी सारी हो गई हैं, ठीक है। इसके हवाले से अब देखें जी आगे क्या करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आगे अब आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने टेंशन लें, ठीक है। आप लोगों की तैयारी अच्छी जा रही है माशाल्लाह, सही ट्रैक पर हो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यूएचएस ने आपको और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, इस टाइम के अंदर जो है रटा मारने की और ज़रूरत नहीं है, सिलेबस को बार बार कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपने बहुत बार कवर कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया तो बुरी बात है, लेकिन चलने इस पर आता हूँ। लेकिन ये वाली बात है कि आप जो है अब आगे प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनको रिव्यू करें, नोट्स को बेशक बार बार लिख लिख के कर लें, उसमें कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। कोई भी पास पेपर मिलता है, कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसको करें, अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करें पास पेपर्स को। पास पेपर्स जब अगर कर लें या कोई भी आप सवाल कर लें, उसकी अंदर जो आपने गलतियाँ की हुई हैं उनको रिव्यू करें। और गलती को रिव्यू करने का एक तरीका ये होता है कि आप ये नहीं कि आपने फॉर एग्जाम्पल 40 नंबर का अगर एक पेपर अगर आपने किया है तो 40 में से आपके एक 30 आए हैं, तो अब आपने 10 को जो है आपने रिव्यू नहीं किया, आपने छोड़ दिया और आपने बोला कि यार मिस कराओ, अगले वाले पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि 40 में से मैं 35 लूँ, ठीक है। इस तरह से नहीं काम बनेगा। यू नीड टू रिविजिट योर मिस्टेक्स ईच टाइम, और मिस्टेक को रिविजिट करने का तरीका ये नहीं होता कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ये एक सेंटेंस आया है, सही है, इस वाले सेंटेंस के अंदर कहाँ गया सेंटेंस,
इस वाले सेंटेंस के अंदर मिसाल के तौर पे इस वाले सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इस वाले सेंटेंस को आपने देखा कि वो अच्छा यहाँ डैमेजेस लगता है, ठीक है मुझे समझ आ गया, अगली बार कभी आएगा तो मैं इसको गलत नहीं करूँगा। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप ये देखें कि इन द वेरी फर्स्ट प्लेस आपने इस चीज़ को गलती क्यों किया था। ठीक है, ये चीज़ आपके देखने वाली है। आप इस क्वेश्चन को खोलें और आप देखें क्या मुझे नहीं पता था डैमेजेस क्या होते हैं, तो मैं ज़रा इंटरनेट पे सर्च कर लूँ, मैं गूगल पे डाल दूँ, या मैं नोट्स को खोल के देख लूँ, या मैं सर अमार की वीडियोस को खोल के देख लूँ जहाँ पर वो ये वाली चीज़ें बता रहे हैं, मैं ज़रा इसको रिव्यू कर लूँ ताकि ये चीज़ मेरे जहन में पक्की बैठ जाए। जब आप इस एक्सरसाइज में से अपने आप को गुजारेंगे तब जाकर आप मेक श्योर कर पाएंगे, और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, ये हर सब्जेक्ट के लिए, तब जाकर आप मेक श्योर कर पाएंगे कि अगली बार जब आपके पास 40 नंबर का एक MCQ आता है तो उसमें से अब आप 30 से बढ़कर 34 पे आएंगे, 36 पे आएंगे, फिर 38 पे आएंगे, फिर 40 में से 40 पर आएंगे। सो रिव्यू योर मिस्टेक्स। ठीक है, बार बार देखें कि उसमें क्या चीज़ गलत थी, क्यों गलत थी। ठीक है, मैंने उस टाइम पे डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे एक चीज़ आती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने 10 बार सिलेबस कवर किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने 11वीं बार जो है जब ये मेरे सामने ये सवाल आया तो मैं इसको गलत किया, तो क्या मैंने पिछली 10 बार जो सिलेबस कवर किया वो नाकिस तरीके से किए। ये सवाल जवाब अपने आप से करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो आगे आने वाला टाइम बड़ा आपके पास अच्छा है, इसके अंदर जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं उनको दोबारा रिव्यू करें। कोई एडिशनल चीज़ अगर नाम से दे दी है तो देखें जी। दूसरी तो एक मैं आपको एक बात बताऊँ जी, एडिशनल जो टॉपिक्स आते हैं ना उसमें से मुझे लगता भी नहीं है कि नाम से जो है बहुत सवाल आपको दे। पढ़ना है आप पढ़ लें। ऐसी मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछली बार UHS ने जब नया सिलेबस निकाला था तो उसमें किंगडम एनिमिलिया का पूरा टॉपिक डाल दिया था, लेकिन अगर आप पिछले साल का वो पास पेपर उठाकर देखेंगे MD-CAT का तो उसके अंदर हमारे सर शाहिद ये बताते हैं कि किंगडम एनिमिलिया के बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो कि अगर सिलेबस में अगर वो डालते भी ना किंगडम एनिमिलिया का पूरा टॉपिक, तो फिर भी उतने ही लेवल के क्वेश्चंस आने थे जब पेपर के अंदर, तो वही वाले सवाल बाद में आए थे। अहम ही बच्चों ने इतना टाइम लगा दिया कि किंगडम एनिमिलिया पढ़ने में, घबरा गया कि अच्छा मुझे अब इतना पढ़ना पड़ेगा। भाई नहीं, छोड़ दो। ठीक है, जो चीज़ें ऑलरेडी आती हैं उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, ज़्यादा टाइम है तो पढ़ लो, लेकिन बजाय के देखो 2 अप्रोचेज हो सकती हैं। एक ये तुम्हारा सिलेबस है, बजाय कि तुम इसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, बेहतर है कि एक चीज़ उठाओ उसको इतनी डेप्थ में पढ़ो, फिर दूसरी चीज़ उठाओ उसको इतनी डेप्थ में पढ़ो, तीसरी को इतनी डेप्थ में पढ़ो, चौथी को इतनी डेप्थ में पढ़ो, 5वीं को इतनी डेप्थ में पढ़ो, 6ठी को इतनी डेप्थ में पढ़ो, 7वीं को इतनी डेप्थ में पढ़ो। तो डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश करो। अगर ये अप्रोच अगर रखोगे तो गलत है, ये अप्रोच अगर रखोगे तो ये सही है। चीज़ों की डेप्थ में जाने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, तब जाकर मैं कहूँगा कि हाँ यार अब आपका MD-CAT हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, अगर आप मुझे इजाज़त दें और अगर मेरे पास टाइम है तो। मेरे पास क्या नाम है 84 लोग अभी भी मेरे पास हैं जो शायद मुझे सुनना चाह रहे हैं, तो चलो मैं कहानी सुना देता हूँ। मेरे पास कल एक स्टूडेंट आई, अब तो खैर उन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया, सारा कुछ है। वो अपना MD-CAT का दौर बता रही थी। वो कहती है कि आई वॉज वन ऑफ द वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज, टॉपर, 94% मार्क्स, और वो भी किस ज़माने में 2012 की मेरे ख्याल से बात बता रही थी, 2010 की बात बता रही थी। उस टाइम पे 94% एक बहुत बड़ी बात थी। आज तो हर अल्फा ब्रेवो चार्ली के 92-93% आ रहे हैं, उस टाइम पे उनके 94% मार्क्स थे। और वो उसके बाद जब गई अपना MCAT देने के लिए इतनी तैयारी के बाद, तो शी वॉज नॉट इवन एबल टू स्कोर 60% मार्क्स इन हर MD-CAT। और जब वो उसके बाद उन्होंने जब 1 साल का गैप ईयर लिया, 1 साल के गैप ईयर के अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एड मैथ का सब्जेक्ट रखा कि यार चलो मैं इंजीनियरिंग के लिए भी मैं चली जाऊंगी। एड मैथ जब पढ़ा तो उनका जहन बहुत ज़्यादा खुला, उनकी मैथ सही होनी शुरू हुई, सही है। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने NUST में भी अप्लाई कर लिया, UET में भी अप्लाई कर लिया, वहाँ पर उनका एडमिशन भी हो गया। और वहाँ पर एडमिशन होने के बाद उनका इतना दिल ख़त्म हो गया था मेडिकल से, उन्होंने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, NUST में उनका टॉप रैंकिंग प्रोग्राम जो मैकेनिकल इंजीनियर था वहाँ पर उनका हो गया, UET में टॉप रैंक्ड इंजीनियरिंग जो थी वहाँ पर उनका एडमिशन हो गया। तो उनका ऐसा लेवल हो गया, उन्होंने बोला मेरा तो इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, मुझे क्या ज़रूरत है मैं अपना सर ख्वार करूँ इस मेडिकल के अंदर। तो उस फ्री माइंड के साथ उन्होंने बोला कि चलो अब डेट अगर आ गई MD-CAT की तो चलो जाकर पेपर दे देते हैं, शुगर लगा लेते हैं। और कहती हैं कि वो उस स्पिरिट के साथ जो है वो गई हैं मेडिकल का पेपर देने के लिए, और उस स्पिरिट के साथ जब उन्होंने मेडिकल का पेपर दिया तो उनका मेडिकल में एडमिशन हो गया। ठीक है, द ओनली रीज़न कि वो मेडिकल में नहीं गई वो इसलिए कि उनका ख्वाब था AIMC में जाने का, ठीक है, अल्लामा इकबाल में, सही है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि यार चलो अब मैं ऐसे भी डिफरेंट चीज़ें अब करना चाह रही हूँ अपनी लाइफ में, फिर वो इंजीनियरिंग की तरफ चली गई। लेकिन अगर वो मेडिकल में जाना चाहती तो अब वो जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपना ये जो 1 साल है उन्होंने कैसे गुजारा था। मैं अब आप लोगों को ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप भी गैप ईयर में कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बाद आप सही होंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि
उन्होंने उस 1 साल में ऐसा क्या किया जो आप अभी कर सकते हैं? वो ये कि स्ट्रेस लेना छोड़ें, ठीक है? अपने आप को इस माइंड के अंदर डालें कि यार चाहे जो मर्जी हो जाए मैं कर लूँगा, ना भी हुआ तो क्या हुआ, ज़िंदगी में और बड़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द स्ट्रेस, द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इन टू दीज फील्ड्स के ना हुआ तो क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, मामू चाचू क्या कहेंगे, वो भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मामू चाचू सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, सबके अपने अपने बच्चे हैं देखने के लिए, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी हैं। आपका क्या होता है क्या नहीं होता उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का, ठीक है? आप अपना एग्ज़ाम स्क्रू अप कर देंगे इस वजह से कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, तो इसमें से अपने आप को निकालें, ठीक है? और अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दें। मैं जो उन खातून से बात कर रहा था जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, वो यही बताती हैं कि पहला साल मेरे ख्याल से मैं रट्टा मारती थी। उन्होंने मुझे एक बड़े मज़े की एग्जांपल दी। उन्होंने मुझे एग्जांपल ये दी कि मिसाल के तौर पे न्यूटन का सेकंड लॉ उठाकर देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ मुझे ये पता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन व्हाइल कीपिंग द मास कांस्टेंट। कहती हैं ये लाइन मुझे रटा थी, मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं पता था उससे पहले कि यार फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होती है वाइल कीपिंग द मास कांस्टेंट। का मतलब है कि मास को कांस्टेंट रखूंगी तो इसकी एक्सेलरेशन बन जाएगी, जिसका फर्दर मतलब पता नहीं ये है कि फॉर एग्जांपल ये इसकी जो है वो ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करती हूँ तो यहाँ से इस पर एक्सेलरेशन बनती है। कहती है मैंने कभी उसको विजुअलाइज ही नहीं किया था, मैंने कभी उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही नहीं देखी थी, मैंने कभी उसकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं की थी, मैंने रटा लगा लिया इस बात का फोर्स इज। कहती है मुझे शायद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना भी नहीं आता था, ठीक है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन व्हाइल कीपिंग द मास कांस्टेंट। बस इस चीज़ का रटा मार लिए, बस एमसीक्यू आ गया तो देख लेंगे, तो क्या घंटा मेरे से वो एमसीक्यू सॉल्व होगा जब मेरे पास उसमें कोई एक इक्वेशन आ जाएगी या उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, क्या होगा मेरे साथ? तो इस टाइम पे आप लोग रटे मार रहे हैं, या आप स्ट्रेस लेंगे या अपना इमोशनल क्वेश्चन ख़राब करेंगे, ठीक है? लड़ते लड़ते ट्वीट्स वगैरह करते करते अपने आप को ख़राब कर देंगे। इस तरह से मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि आप लोगों का एमडी कैट जो है वो नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है? एमडी कैट क्वालिफाई करने का जो सिंपल तरीका है वो है कि अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री रखें, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखें और स्पिरिट के साथ एमडी कैट अपना देने जाएँ कि भाई भाड़ में गई बाकी सारी चीज़ें, मामू चाचू पप्पो अम्मी अबू क्या कहेंगे, बहन भाई क्या कहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर हो गया तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं हुआ तो डबल सुभान अल्लाह। हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई और चीज़ प्लान की हुई है, भूखा नहीं मरूंगा और कोई चीज़ ख़राब भी नहीं करूंगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत आगे जाऊंगा। सही है? फिर एमडी कैट स्पिरिट के साथ हो, देखो कैसे बरकत होती है तुम्हारे एमडी कैट में। उसके बाद अगर जो भी होता है नहीं होता जो भी है, उसके बाद बैठ के बात करेंगे चलो यार आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। तुम सारे लाइक बच्चे हो यार, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अच्छा करोगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, अच्छी चीज़ें करोगे। तुम लोगों ने बस जहन में चीज़ बिठा दिया कि यार मेडिकल क्योंकि सस्ता है, मेडिकल क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है, सही है, इस वजह से घुसना इसी के अंदर है, इसी के अंदर इज्जत है, इसी के अंदर नाम है, ठीक है? और अगर मेडिकल अगर नहीं हुआ तो फार्म डी में घुस जाएंगे या किसी और में कर देंगे ताकि टाइटल रहे मेरे ऊपर कि हाँ चलो यार कोई बात नहीं, जाली सही डॉक्टर तो बन रहा है, ठीक है? इस वजह से फार्म डी में नहीं जा रहे, इस वजह से किसी और में नहीं जा रहे क्योंकि शौक है, बस इसलिए डॉक्टर का टाइटल लग जाएगा, फिर पूरी ज़िंदगी रोगे यार। तो उसके बाद बैठ के हम आराम से सोचेंगे, ठीक है? एससीटीज़ हैं, नस्ट में जाना है, यूईटी में जाना है, कहीं भी नहीं जाना, अब चाहिए मेडिकल में जाना है लेकिन सुकून से जाना है, ठीक है? तो टेंशन फ्री अपने आप को रखना है और स्पिरिट के साथ जो है आप लोगों ने काम करना है, ठीक है जी? और भाई आप लोगों के क्या कमेंट्स है जी? सईदा तो बिस्मा कह रही है आई डोंट वांट टू टेक द गैप। देखिए जी ये वाली बात है, अभी अगर आपने ये सोचा ना यार मैंने गैप नहीं लेना, गैप लेके काम खराब हो जाएगा, मुझे इसी में करना ही करना है, और यही बोलते बोलते अगर आपने स्ट्रेस ले लिया ना तो फिर गैप ईयर, वेलकम टू द गैप ईयर ब्रो। लेकिन इस चीज़ को जहन से निकालें कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। भाई अभी जो है मैंने अभी जो चीज़ करनी है उसको मैं करूँ यार, गुड स्पिरिट के साथ। बात की बाद में देखेंगे, बात खत्म। इस ये चिल रखें यार, ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, उसके अंदर इतना सा दिमाग है, इतनी सी आपकी लाइफ है, इतना सा आपका कैलिबर है, उसके अंदर टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, और ऊपर से एमडी कैट भी है, और एक्सपेक्टेशन है कि इसको आप बड़ा अच्छा करेंगे। यार मैं अपने पूरे करियर में ऐसा कोई भी बच्चा जो स्ट्रेस ले रहा है, डिप्रेशन है, ये सारा कुछ है, मैंने उसको एमडी कैट अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए नहीं देखा। ये मैं हल्फन आपको बोल रहा हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है। भाई आप कह रहे हैं स्ट्रेस खुद ही आता है। स्ट्रेस अगर आता है तो स्ट्रेस को निकालें। स्ट्रेस क्या चीज़ है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है? स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय फ्यू हार्मोनल इजेक्शंस इन योर बॉडी, ठीक है?
फॉर एग्जांपल डर, स्ट्रेस जो है वो डर भी होता है। डर कब होता है? जब आपकी बॉडी में कार्टिसोल्स रिलीज होते हैं। तो जब भी इस तरह के नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसका तरीका है ना उनके साथ डील करने का। क्या तरीका है उनके साथ डील करने का? कोई मुझे बता सकता है? बैठ जाएं, वॉक करें, कमरे के अंदर हैं तो पुशअप्स निकालें, पुलअप्स करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, ठीक है, सॉन्ग्स लगा के डांस कर लें, ठीक है, रूम बंद करके, अगर किसी के सामने अगर आपको शर्म आती है, ठीक है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नीचे चले जाएं, कुछ अच्छा खा पी लें। लेकिन खाने पीने से वैसे नहीं होता, लेकिन उससे भी देखें, दो तरह के हार्मोन हैं। एक है आपके अंदर कॉर्टिसोल्स रिलीज हो रहे हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। अब कॉर्टिसोल्स को बैलेंस आउट करने के लिए आपको हैप्पी हार्मोन्स चाहिए। हैप्पी हार्मोन्स में डोपामीन आता है और ऑक्सीटॉक्सिन आते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन और डोपामीन कब रिलीज होगा? जब आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। देखिए जी, हैक्स है ना, ठीक है। मैंने आज तक अपने करियर में उन बच्चों को ज़्यादा एक्सेल करते हुए देखा है, इवन अपने से ज़्यादा एक्सेल करते हुए देखा है, ठीक है। मैं बचपन में स्पोर्ट्स जो है उनको बड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता था। मैंने अपने से ज़्यादा उन लोगों को एक्सेल करते हुए देखा है जो ज़िंदगी में क्लास भी बंक करें, टीचर के साथ भी उनके रिलेशंस बड़े ख़राब हैं, ठीक है, किताब भी वो एग्ज़ाम के करीब आकर खोलते हैं, लेकिन मैं जब भी उनको देखता हूँ किसी डिस्टिंक्शन आ रही है, टॉप कर रहे हैं, क्यों भाई? उनकी लाइफ को मैं देखता हूँ तो उन्होंने हर चीज़ में बैलेंस रखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ उनकी लाइफ में सबसे खूबसूरत है, वो ये है कि वो स्पोर्ट्स करते हैं। टेबल टेनिस होगी, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग होगी, फुटबॉल होगी, रनिंग होगी, जॉगिंग होगी। क्योंकि रनिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जब आप भागते हैं, ठीक है, आपका खून फ्लो करता है तो आपकी बॉडी खुश फील करती है, अच्छा महसूस करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ डैट आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। अब आप अगर बोलें कि उफ अल्लाह, नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं भागना, मैंने नहीं पुशअप्स लगाने, भाई मैं आज तक स्ट्रेसफुल होता हूँ नियर पीरियड पर। आज तक क्या नाम है, कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए मेरी कंपनी के अंदर तो मैं आज तक टेंस होता हूँ। तो क्या मैं टेंस होकर बैठ जाऊँ? नहीं भी, एक्सरसाइज करनी है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप स्ट्रेस के अंदर आएंगे, मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है, और स्ट्रेस हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा और स्ट्रेस होगा। भाई मैंने आपको, आपके जहन में अगली बार बात आनी चाहिए, सर अमार ने बोला था कि जब स्ट्रेस हो तो बाहर जाकर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। तो उठें, जाएँ, एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, नमाज़ पढ़ें, ठीक है, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़े वो पढ़ें, ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी हो जाए। नमाज एक्सरसाइज के लिए बंदा नहीं पढ़ता, लेकिन बात यह है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सीधा सीधा हैक बता दिया कि स्ट्रेस अगर हो रहा है तो ज़रा जाएँ, एक बार ट्राई करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आएँ, देखेंगे वापस आकर आप कितने खूबसूरत मूड में हैं। आप जब थोड़ी सी आधे घंटे, एक घंटे की एक्सरसाइज करके आएंगे ना, उसके बाद आप कहेंगे मुझसे जो कराना करा लो, देखो मैं कैसे फटाफट करता हूँ, दिमाग भी कैसे चलना शुरू हो जाएगा। कोशिश तो करें ज़रा इस बात की। रोजलीन रोज जी, देखें जी, अगेन वही वाली बातें हैं, बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक्सरसाइज करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से इन सारे दिनों को गुजारें जो आने वाले दिन हैं। देखें जी, स्ट्रेस लें, मैं एमडी कैट इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं एमडी कैट का पूरा प्रोग्राम रन करता हूँ यहाँ पर। हमारे इंस्ट्रक्टर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं अपनी सारी टीम को कहता हूँ कि यार हमारे बच्चे जो हैं ना, उनको बार बार ये बात आप लोग समझाएं कि देखें जी, आपका एमडी कैट जो है ना इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने से क्लियर नहीं होगा। मैं अपने इंस्ट्रक्टर्स को बोलता हूँ कि यार तुम लोग नियर पीरियड पे बैठे हुए बच्चों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हो, मैं भी बच्चों को बैठ के इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये सारे सब्जेक्ट्स तो एकेडमी में भी पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी अकेडमी इस बार पढ़ी हुई हैं, बहुत लेवल के इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, सही है। लेकिन वो क्या चीज़ है जो बच्चों को, हमारे बच्चों को ज़्यादा सक्सेस दे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एकेडमी, ठीक है। सक्सेस तो इंशाल्लाह कोई एक पर्टिकुलर एकेडमी या कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओन नहीं करता है, सक्सेस आपकी होती है। अल्लाह करे कि क्या नाम है, हर बच्चे को अपनी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिले, लेकिन अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरे से अगर कोई बच्चा या मेरे इंस्ट्रक्टर से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ डिफरेंट करे, वो सिर्फ ये डिफरेंट करे कि वो स्ट्रेस के साथ डील करना सीख ले। लाइक हर बच्चा है, हर वो बच्चा जो एमडी कैट में जाकर बैठ रहा है वो 10-10 बार सिलेबस ख़त्म करके बैठा है। हर एक बच्चा अच्छी अच्छी अकेडमी में जाकर पढ़ के वहाँ पर जाकर बैठा है। एक एक बच्चा नोट्स बना के बैठा है, एक एक बच्चा पास पेपर्स करके वहाँ पर बैठा है। क्या फ़र्क पैदा होगा उन बच्चों में जो टॉप 3500 हैं और बाकी जो 67,000 बच्चे हैं? वो यही है कि हु हैंडल्स दोज 2 आवर्स एक्सट्रीमली वेल। मैं बस उस बारे में आपको बताता हूँ और मेरे इंस्ट्रक्टर्स भी उस बारे में बताते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आप पढ़ ही लेते हैं, इन चीज़ों को सीख लें अगर हमसे सीखते हैं तो। चलें जी, अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ठीक है। आप लोग जो हैं मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे।
सर आई गॉट एडमिशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट फास्ट इस्लामाबाद दिस ईयर, बट घर वाले कहते हैं कि रिस्पेक्ट डॉक्टर की है, इंजीनियरिंग करके क्या करना है। देखें जी, अफसोसनाक अलमिया है। मैं अब इसके अंदर ये तो नो डिसरिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स और एनीवन एल्स इन योर होम, लेकिन विद एक्सट्रीम ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड से दैट योर पेरेंट्स आर रॉन्ग। कभी कभी जब आपके पेरेंट्स रॉन्ग होते हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उस चीज़ से फाइट करना चाहिए, फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर की सिर्फ रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट हर प्रोफेशन की होती है। मैं आपको सिंपल ये बता दूं, मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट सुनाता हूँ जी। मैं अपने घर पे कभी कभी परेशान हो जाता हूँ इस बात को देख के कि मेरे घर पे एक कचरे वाला जो आता है बाहर, उसकी भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। और मैं आपको बताऊँ किस तरह से। वो इस तरह से कि मेरे घर पे एक दफ़ा बचपन की बात है, वो कूड़ा लेकर जो है वो बंदा आया, ठीक है, वो कूड़ा लेने के लिए। तो मैंने घर पे बोला कि मम्मा कूड़े वाला है। तो डू यू नो व्हाट डिड शी से? शी सेड, नहीं बेटा वो कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाला है। तो डू नॉट रेफर टू एनी वन विद सच डिसरिस्पेक्ट। तो अब मेरी फैमिली जो है वो एक इवॉल्व करके इस लेवल पर आई है जहाँ पर वो हर प्रोफेशन को इज्जत देना उन्होंने सीखा है, ठीक है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें करनी है कि आप भी जिस लेवल पर भी हैं वहाँ से उठें, ऊपर आएँ और सोसाइटी के उन लोगों में शुमार हों जो कि हर चीज़ को इज्जत देना सीखते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इस प्रोफेशन की इज़्ज़त है और इसकी नहीं है। ये हमारी जो पूरा माशरा है, पूरी सोसाइटी है, ये सब लोगों से मिल के बनी है। मैं इस टाइम पे आप लोगों के सामने बैठा हुआ जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये सारा कुछ जो मेरे अराउंड जिसने बनाया है, ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियर्स थे जिन्होंने इंटरनेट को यूज़ किया, हमारी इस कम्युनिकेशन को इनेबल किया, किसी डॉक्टर ने नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं जब कभी बीमार हूँगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो मुझे सही करेगा। तो हर बंदा ज़रूरी है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा जी, ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच जी। अब आप लोग जाएं, अपना अपना ख्याल रखें, अपना टाइम और ज़्यादा इधर ना लगाएं, मेरी भी बातें सुनकर आप एवं अपना टाइम वेस्ट करें जी, ठीक है। आप लोग बहुत बहुत अपना ख्याल रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कभी भी कोई भी सवाल आपको हो, हमारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, हमारे ग्रुप्स के अंदर आप लोग हैं, बिला झिझक सवाल पूछें, आप लोग जवाब मिलेंगे, ठीक है। और स्ट्रेस फ्री होकर बहुत अच्छे से पढ़ें, मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत ज़्यादा अपना अपना ख्याल रखें। ओके जी, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।